नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो राहुल गांधी 2 दिन पहले तक स्वर्ण मंदिर में सेवादारी करते हुए नजर आ रहे थे, आप सबने देखा। और अब लग रहा है कि आने वाले चुनावों को लेकर राहुल गांधी ने कमर कस ली है। आज राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात की। दरअसल इंडिया गठबंधन के 2 अहम दलों कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं की ये बैठक काफी अहम, काफी खास है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह मोदी एक चुनावी राज्य से दूसरे चुनावी राज्य के दौरे में लगे हुए हैं और बार बार कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं, उसमें सवाल उठने लगे थे कि इंडिया गठबंधन आने वाले चुनावों में बीजेपी को जवाब देने के लिए किस तरह से तैयार हो रहा है और इस मजबूत गठबंधन का चेहरा कौन होगा। इन सवालों को लेकर आज पिक्चर थोड़ी साफ होती हुई नजर आई और ये समझ आ रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही इंडिया चुनाव लड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के निशाने पर भी राहुल गांधी ही रहते हैं। हालांकि इंडिया के नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हैं। ममता बनर्जी ने तो उन्हें फेवरेट कहा था। आपको याद होगा बेंगलुरु की बैठक में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी, तमाम नेता मंच पे थे। उस समय ममता बनर्जी जब आई बात करने के लिए तो उन्होंने कहा आवर फेवरेट राहुल गांधी। अभी शरद पवार ने भी कहा था 2 दिन पहले कि राहुल गांधी देश का नेतृत्व करेंगे और भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी स्वीकार्यता देश में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अब महबूबा मुफ्ती ने भी राहुल गांधी को रावण कहने पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। खैर, क्या कहा है महबूबा मुफ्ती ने, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी से शरद पवार से जो मुलाकात, खड़गे और राहुल से जो शरद पवार की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद कुछ तस्वीरें आई हैं, उसको देख लेते हैं। इन तस्वीरों को जरा ले आइए, उन तस्वीरों को देखिए। चलिए पहले इस ट्वीट को देख लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि देश की जनता की आवाज़ और बुलंद करने के लिए आज श्री राहुल गांधी जी के साथ एनसीपी अध्यक्ष श्री शरद पवार जी से मुलाकात भेंट हुई और हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट है। इस ट्वीट से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी अंदर खाने, कितनी तैयारी चल रही है। तो देश की जनता की आवाज़ और बुलंद करने के लिए आज राहुल गांधी जी के साथ एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार जी से भेंट हुई। हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ये अभी ट्वीट आपने सुना, देखा। यानी बीजेपी लाख कोशिशें कर ले, लेकिन इंडिया को पता है कि जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, और इंडिया के जीतने की शुरुआत हो चुकी है। इसका अनुमान उसके नेताओं के बयानों से लगाया जा सकता है। कल ही बीजेपी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी को रावण की तरह दिखाते हुए एक पोस्टर जारी किया है, जिस पर कांग्रेस के लोग तो बीजेपी को घेर ही रहे हैं। आज महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं। महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कह रही हैं राहुल गांधी पे, सनातन पे, उसके अलावा इस देश में जितनी समस्याएं चल रही हैं उन पे, और खासकर सीधा सीधा हमला नरेंद्र मोदी पे। सुनिए जरा। दिखाया हुआ और कहा कि डेमन है, ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय भारत। हाउ यू सी दैट पोस्टर डिपिक्टिंग राहुल गांधी एज रावण? Well, it shows their frustration. They are totally frustrated with India alliance, and they know in their heart of hearts कि जो इनका जो whatever tactics they have played, जो भी करते थे, हिंदू मुस्लिम लड़ाई के लड़ते थे, वो फेल हो गई है। And just imagine for a second, 1 सेकंड के लिए इमेजिन कर लीजिए, अगर इस पोस्टर पे किसी बीजेपी के सुप्रीम लीडर की फोटो होती तो अभी तक वो बंदा जेल में डाल दिया होता, बिना जमानत के। कोई केस नहीं, कोई पूछताछ नहीं, उसको जेल में डाल दिया होता। तो यही लोग सनातन धर्म की कसमें खाते। ये जानते हैं सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म यही सिखाता है कि आप अपने जो आपका अपोनेंट है उसको रावण बताओ। अरे ये तो सनातन धर्म से बहुत दूर है, ये तो बड़े ही भ्रष्ट लोग हैं, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। सनातन धर्म कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। ये किसको मानते हैं? ये किसको मानते हैं? फैमिली। हाँ, हो सकता है पूरी दुनिया को फैमिली मानते हो, पूरी दुनिया में जाते हैं, वहां मस्जिदों में सलाम करते हैं, वहां मुसलमान लीडरों के गले मिल जाते हैं, पर यहाँ इस मुल्क में तो मुसलमानों को लिंच करते हैं। ये झूठ बोलते हैं। आपका सनातन धर्म बोलते हैं सच बोलो, ये सच बोलते हैं क्या? वो अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, ये अहिंसा में यकीन रखते हैं क्या?
ये तो छोटे छोटे नौजवान लड़कों को, गरीब बच्चों को, जिनको नौकरी नहीं दे पाते हैं, उनको जाके बोलते हैं जय श्री राम बोल के मुसलमानों को लिंच करो। और जय श्री नाम के पावन नाम को भी ये इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है ये लोग? कुछ शर्म आनी चाहिए। एक आदमी खड़ा है इस वक्त पूरे मुल्क में, गोडसे की आइडियोलॉजी सोच के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसी को रावण बताते हो। अरे आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी। यहां से तो एक गांधी बनने की कोशिश कर रहा है, आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी है पूरे मुल्क में। गांधी तो पैदा कर नहीं सके हम 70-75 साल में, पर इन्होंने 10 साल में इतने गोडसे पैदा किए कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। थैंक यू, आई थिंक दैट्स इनफ एक्सेप्ट फॉर वन पॉइंट। तो सुन रहे थे आप महबूबा मुफ्ती को, और ये जो पोस्टर है ये भी आप देखिए, इसमें ये पोस्टर जारी किया था कल बीजेपी हैंडल से जारी किया गया था, और इसमें रावण के रूप में राहुल गांधी को दिखाया गया है, और इसमें 7 सिर दिखाए गए हैं राहुल गांधी के। रावण के हालांकि 10 सिर अभी तक हम लोगों ने सुना है, लेकिन यहाँ 7 सिर वाला रावण, एक नया रावण पैदा किया गया है बीजेपी की तरफ से। खैर, बीजेपी का जो कहना है वो आप सामने देख रहे हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती का कहना क्या है वो अभी आप सुन रहे थे। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि बीजेपी सनातन धर्म की बातें करती हैं। क्या सनातन धर्म आपको सिखाता है कि अपने अपने प्रतिद्वंदी को रावण कहें? पीएम मोदी मुस्लिम नेताओं से मिलते हैं और विदेशों का दौरा करते हैं, फिर भी इस देश में मुसलमानों के प्रति नफरत है। उन्होंने देश में गोडसे की सेना बनाई हुई है। महबूबा मुफ्ती का ये वार जबरदस्त है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने न केवल सनातन धर्म की सीख मोदी को याद दिला दी, बल्कि मुसलमानों से नफरत और गोडसे को महान बताने वालों के नाम पर मोदी को उन्होंने घेर लिया है। अभी संजय सिंह मामले में भी मुफ्ती ने कहा था 2 दिन पहले, आप याद कीजिए, कि इंडिया से मोदी को डर लग रहा है। इंडिया यानी इंडिया गठबंधन से बीजेपी वाकई डरी हुई है। इस बात का एक और उदाहरण मध्य प्रदेश से आया है, जहां आचार संहिता तो अभी दूर की बात है, लेकिन ईमानदारी की धज्जियां उड़ाते हुए बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को वोट न देने पर पैसों की पेशकश कर दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने साफ साफ कहा है कि अगर जिस बूथ से एक भी वोट कांग्रेस को नहीं पड़ेगा, वहां उस बूथ को 51,000 रुपये हम देंगे। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कांग्रेस को इस वार्ड से एक भी वोट नहीं जाए। मैंने घोषणा की है, जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपये दूंगा मैं। 51,000, एक भी वोट नहीं मिलेगा तो आप सब प्रयास करिए कि यहाँ से कांग्रेस को वोट नहीं मिले, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। मैं फोकट बात करता नहीं हूँ साड़ी फाड़ी की, पर इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, उन्होंने 2.5 लाख साड़ी बांटी है। अब वो कहते हैं कि ये मेरा परिवार है, मैं तो यही कहूँ इस सब परिवार के। कैलाश विजयवर्गीय को सुन रहे हैं, कोई काम नहीं किया 18 साल से। साहब सरकार तो आपकी है और कांग्रेस काम करे। खैर, बीजेपी उम्मीदवार हैं कैलाश विजयवर्गीय और साफ साफ कह रहे हैं कि जिस पोलिंग बूथ से कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपये का इनाम दूंगा। अब इसे इनाम कहा जाए या रिश्वत, ये चुनाव आयोग तय करे, और ये भी तय करे कि क्या ऐसे उम्मीदवार पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए। एक बड़ा सवाल है, और कई सारे सवाल अभी आने वाले समय में चुनाव आयोग के पाले में होंगे। उन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना होगा, क्योंकि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, आचार संहिता का पालन करना होगा नेताओं को। लेकिन नेता तो छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री कितना आचार संहिता का पालन करते हैं, ये आप पिछले 9.5 साल में देख ही रहे हैं। बीजेपी नेताओं के इस किस्म के बयान जो हैं, यानी पीएम मोदी से लेकर उनके उम्मीदवारों तक, जिस तरह अभी राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने वो सब हड़बड़ाए हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ समझ में आ रहा है कि राहुल के नेतृत्व पर सहमति बनते हुए देखकर बीजेपी के तोते उड़ गए हैं। वैसे प्रियंका गांधी भी बीजेपी की खूब खबर ले रही हैं। ये तस्वीर देखिए, आज की तस्वीर है। प्रियंका गांधी सूत काट रही हैं, और ये बस्तर से थोड़ा, बस्तर का एरिया ही कहलाता है, छत्तीसगढ़ का कांकेर, वहाँ पर सूत काट रही हैं प्रियंका गांधी। कल प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में थीं और वहाँ उन्होंने बता दिया था कि राजा जा रहा है, और आज प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के कांकेर में थीं, जहाँ उन्होंने चरखे पर सूत काटा।
एक तरफ जहां बीजेपी अब शब्दों की, रावण की, पैसों की पेशकश की राजनीति कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस गांधी के सिद्धांतों की राजनीति कर रही है। और इस बीच आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले राहुल गांधी जब लद्दाख में थे, हालांकि ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, जब लद्दाख में थे तो उनसे किसी ने पूछा कि कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू हो गया है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, और क्या ये जो है ये टर्निंग पॉइंट है देश की राजनीति में। राहुल गांधी का जो भाषण था अभी पिछले दिनों, लद्दाख का भाषण, इस भाषण को कई बार आपके सामने रख चुका हूं, लेकिन आज एक दूसरे मायने से रख रहा हूं आपके सामने, सवाल के साथ रख रहा हूं। इसका जवाब आप खुद ढूंढ के बताइएगा कि क्या ये भाषण राहुल गांधी का देश की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां से कैसे मोदी सरकार, कैसे बीजेपी डरी हुई है, हताश है, बौखलाई हुई है, उसका नमूना आपके सामने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खोलता जाऊंगा, रखता जाऊंगा। लेकिन पहले आप सुन लीजिए राहुल गांधी कह क्या रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल, कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना, हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है, और ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, फेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यही है कांग्रेस पार्टी। और आपने फर्क देख लिया है, देश में आपने फर्क देख लिया है। बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। क्या ये भाषण राहुल गांधी का पूरे सियासत में टर्निंग पॉइंट है? क्या यहीं से घबराई हुई है बीजेपी? बड़ा सवाल है, इन सवालों का जवाब हम खोजेंगे, और राहुल की गुगली में कैसे उलझ गई है बीजेपी, ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका आइए पहले परिचय करवाता हूं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनू जी आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी आपका स्वागत है। सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुनील जी आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं। संजय जी आपका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी आपका स्वागत है। और अमलेंदु उपाध्याय जी आपका स्वागत है। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और सीधा स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या माना जाए राहुल गांधी का ये जो भाषण अभी आप सुन रहे थे, आप सब यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या ये टर्निंग पॉइंट है? क्या इसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ज़्यादा परेशान हो गए, व्याकुल हो गए कि एक पैर उनका कभी छत्तीसगढ़ में तो दूसरा जयपुर में, तीसरा कभी वो मध्य प्रदेश के किसी कोने में नज़र आते हैं और भागते हुए नज़र आ रहे हैं, और चौथा जो है वो कई बार केसीआर के दरवाजे नज़र आते हैं और वहाँ भी केसीआर की पोल खोलते हुए और राहुल गांधी का साथ देते हुए नज़र आते हैं। कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है ऐसा हो रहा है एक तरफ तो राहुल गांधी अपने कद को बढ़ा रहे हैं, अपनी स्ट्रेटेजी से, अपनी कार्य प्रणाली से अपने कद को बढ़ा रहे हैं, और मोदी जी अपनी कार्य प्रणाली से अपने कद को घटा रहे हैं। देखिए, रावण के बारे में उनकी बुराई ये थी, रावण की बुराई ये थी, उन्होंने मैया सीता का हरण किया था, लेकिन रावण ने मंदोदरी को छोड़ा नहीं था। केवल उनका दोष यह था कि उन्होंने मंदोदरी की बात का पालन नहीं किया था। मंदोदरी बार बार उनको ये कहती रही कि मैया सीता को जाने दो, भगवान के पास जो स्त्री है, पुरुष जो है, जो एक प्रकार का संबंध है, उसको जीवित रहने देना चाहिए, और ये तुमने गलत काम किया, मैया को जाके भगवान राम के पास छोड़ाओ। मंदोदरी की बात रावण ने नहीं मानी, लेकिन रावण के अंदर भी इतना दोष नहीं था, उन्होंने मैया को हाथ नहीं लगाया, दूर से याचना करता रहा। और देखिए, एक किसी प्रकार से अगर स्त्री का इस प्रकार से अनादर हो और किसी के सामने अनादर हो,
मणिपुर में जिस प्रकार नारियों का अनाचार हुआ और जिस प्रकार से उनके ऊपर उनका उत्पीड़न हुआ, जिस प्रकार से ब्रजभूषण शरण सिंह ने उत्पीड़न किया, जिस प्रकार से आप देखते हैं उज्जैन के अंदर उस बच्ची का उत्पीड़न हुआ, जिस प्रकार से आपने उन्नाव, बिजनौर, लखीमपुर हर जगह उत्पीड़न देखा, तो जिनकी अंतरात्मा नहीं कांपी, जिनके मन के अंदर संताप नहीं हुआ, वो असली रावण है या वो असली दुर्योधन और दुशासन है। देखिए राहुल गांधी को, क्योंकि आज की तारीख में अगर देखिए कोई आदमी अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको बहुआयामी बना रहा है और देश की जनता के सभी समूहों से मिलने का प्रयास कर रहा है। आज से 9 साल पहले की स्थिति बड़ी अलग थी, जब अन्ना हजारे ने एक फर्जी आंदोलन चलाया था, विनोद राय जैसे लोगों ने एक बहुत कुचक्र चलाया था, दुष्प्रचार किया था और आरएसएस जिस प्रकार से उसको आगे बढ़ाया था और एक प्रकार से कांग्रेस का दुष्प्रचार। लेकिन आप राजीव जी देखिए 2007 में 8 में जो सबसे बड़ा सब प्राइम क्राइसिस आया था वो कोविड क्राइसिस से बड़ा क्राइसिस था। अमेरिका के सारे बैंक करीब करीब फेल हो गए थे और उस समय एकमात्र देश भारत ऐसा था जहां के बैंक अपना सिर उठा के खड़े थे। आज बैंकों की हालत, आज जो डॉलर की तुलना में रुपए की हालत, आज विदेशी ऋण की हालत, आज प्रकार जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हर प्रकार से हो रही है और जिस प्रकार से ये अपने अपोजिशन के नेताओं को ईडी सीबीआई जरा सता रहे हैं, वास्तविकता में ये इंडिया अलायंस को मजबूत कर रहे हैं। और इंडिया अलायंस को मजबूत करने का अगर सबसे ज्यादा किसी को धन्यवाद देने की आवश्यकता है, वो धन्यवाद देने की आवश्यकता माननीय मोदी जी को है, क्योंकि अगर माननीय मोदी जी ना होते और इस प्रकार के प्रयास उन्होंने न किए होते तो इंडिया अलायंस आज की तारीख में इतना मजबूत ना होता। आज मैं देख रहा हूं दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से विरोध प्रकट कर रही है, कांग्रेस जिस प्रकार से विरोध प्रकट कर रही है, दोनों अपनी अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। और जब इंडिया अलायंस द्वारा किसी के भी कैंडिडेट का घोषणा होगी उस समय वो सारी जनता जो मोदी जी के कार्यकलापों से पीड़ित है, जो राहुल गांधी की कार्यप्रणाली से प्रसन्न है, वो सारी की सारी एक व्यक्ति जो इंडिया अलायंस जिसको अप्रूव करेगा उसके पीछे खड़ी हो जाएगी। और आप ये देखिएगा जिस प्रकार से ग्राउंड रियलिटीज चेंज हो रही हैं। सीहोर के अंदर जब जीतू पटवारी गए, अपना जुलूस लेके गए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग विधायक हैं उनके भाई ने उनका स्वागत किया और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े समूह ने उनका स्वागत किया। इसका मतलब ये है जो बीजेपी है। और एक और चीज आपको बताऊं, आज मैं देख रहा था कई जो फिल्म कलाकार हैं उन लोगों से मेरी बात हुई। आप अभी तक तो हम लोग राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, राजीव जी आश्चर्य मत कीजिएगा, जब चुनाव घोषित होगा ये बड़े बड़े कलाकार जो मोदी जी के साथ सेल्फी खिंचाते थे, जैसे देवानंद ने 1977 में आपको याद होगा किस प्रकार से जनता पार्टी का समर्थन किया था, उसी प्रकार से ये सारे बड़े बड़े कलाकार जो आज सेल्फी खिंचा रहे हैं मोदी जी के साथ, ये सारे के सारे ओपनली, क्योंकि जिस प्रकार से उनको सताया गया है, जिस प्रकार के वानखेड़े साहब ने जिस प्रकार से पैसे उनसे वसूले हैं और उसका दंड आज भुगत रहे हैं, वो स्थिति हर क्षेत्र में, हर समाज में बदलेगी और 15-20% लोगों को छोड़कर बाकी समाज एकजुट होगा। और राहुल गांधी को जो शरद पवार ने जैसे कि इंडिकेशन दिया है, ये बहुत उपयुक्त निर्णय है। आज की तारीख में अगर टॉलेस्ट लीडर हिंदुस्तान का कोई है तो वो राहुल गांधी जी। शरद पवार हों या महबूबा मुफ्ती हों, तमाम नेता राहुल गांधी की तरफ क्यों देख रहे हैं। उधर ममता बनर्जी पहले कह चुकी हैं आवर फेवरेट राहुल गांधी, और आप देखिए लालू प्रसाद यादव पहले कह चुके हैं शादी कर लो। और ये तमाम बातें अगर सबको क्लब कीजिए, जोड़िए, तो कहीं ना कहीं सबकी नज़र जो है वो राहुल गांधी पर टिकी हुई है। और राहुल गांधी की नज़रें जो हैं वो इंडिया पर, और अभी थोड़े दिन पहले आप देख रहे थे लगभग 3 दिन तक राहुल गांधी सेवादार बने रहे और वहाँ से बहुत सारी तस्वीरें आई। उन तस्वीरों को ज़रा आप लेके आ सकते हैं अगर स्क्रीन पे। और मीनू जी आपके साथ आना, आपके पास ही आना चाहता हूँ। और राहुल गांधी सेवादार बनते हैं, राहुल गांधी कुली बनते हैं, राहुल गांधी के अलग अलग रूप हम देख रहे हैं, लेकिन तमाम वरिष्ठ नेता क्या कारण है कि राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का बयान बहुत मायने रखता है आज की तारीख में, जब रावण का चेहरा राहुल गांधी के रूप में दिखाया जा रहा है तो वहाँ भी महबूबा मुफ्ती जो हैं वो राहुल गांधी को डिफेंड करती हुई दिखाई दे रही हैं। और इतना ही नहीं, हम इन तमाम तस्वीरों को देखते हैं तो ये सब
जितने वरिष्ठ नेता इंडिया गठबंधन के हैं वो एंडोर्स करते हैं। आज क्या कारण है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार तीनों की मुलाकात होती है, और उस मुलाकात में भी उससे पहले ही शरद पवार कह चुके हैं कि राहुल गांधी अब मजे हुए नेता के रूप में उभर रहे हैं और उन्होंने जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम कर लिया है, खासकर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। ज़रा आपसे समझूं कि क्या, और इससे पहले राहुल गांधी लद्दाख में थे, जो अभी आपने सुना उनका भाषण भी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि कैसे देखा जाए, क्या एक इमर्जिंग लीडर के रूप में जो राहुल गांधी को ये तमाम नेता देख रहे हैं, और यहीं से परेशानी हो रही है कि सीधा सीधा अब राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखाया जा रहा है। जी राजीव जी, देखिए राहुल गांधी को रावण के रूप में दिखा रहे हैं बीजेपी वाले, बीजेपी पार्टी ऑफिशियल हैंडल से वो निकाला गया है। लेकिन एक जैन होने के नाते, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक जैन होने के नाते मैं तो बहुत अच्छा मानती हूँ रावण के रूप में दिखाया गया है राहुल गांधी को, क्योंकि जैन शास्त्रों में बताया गया है कि इस वक्त जैनों के 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, तो हर 1000 साल में एक नए 24 तीर्थंकर पैदा होते हैं, तो अगले जो 1000 साल में जो 24 तीर्थंकर होंगे वो रावण जैन धर्म का एक तीर्थंकर होगा। तो अगर हम तो 1000 साल में मानते हैं, तो मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि रावण बनाया गया है, उनको माना गया है। देखिए सनातन धर्म की मान्यता है रावण को जिस रूप में दिखाया गया है, जैन धर्म की मान्यता ऐसी नहीं है। उसको 64 विद्या निधान माना गया है रावण को, महाप्रकांड पंडित, और वो तो उसमें भी माना गया है, लेकिन उसको तीर्थंकर माना गया है। तीर्थंकर बोले तो भगवान, जैसे महावीर भगवान है, इसी तरीके से भगवान बनेगा रावण जो है जैनों का। तो जैनों के नजरिए से तो बड़ी अच्छी बात है, वो तीर्थंकर तो वो 1000 अगले 1000 साल में आएगा। अगर ये अगला बना दिया इन्होंने तो पहले डिसाइड कर दिया तीर्थंकर बनेगा। तीर्थंकर बोले तो जो रास्ता दिखाता है, जो दुनिया को रास्ता दिखाता है, मुक्ति का मार्ग दिखाता है, तो वो इन्होंने बता दिया है कि ये आ गया है मसीहा तुम्हारा। तो सेकेंडली सोने की लंका थी भाई उसकी, तो रावण की, तो जिस राजा ने अपनी नगरी को ही सोने की बना दिया था, तो कितनी समृद्ध नगरी बनाई थी उसने। तो अगर ये रावण हमारी समृद्ध नगरी, इस भारत को इतना समृद्ध बना देता है, तो हमारे लिए तो सबसे पूज्य है ऐसा रावण जैसा नेता, और होना चाहिए, सब देशों को मिले ऐसा रावण जैसा नेता जो सोने का बना दे देश को। तीसरी बात, इसमें जो राहुल गांधी जो इनके कहने से, जो अब मैं आपके सनातन धर्म की मान्यता पे आ जाती हूँ, जो आमतौर पे प्रेवलेंट है, जिसकी ज्यादा मान्यता है कि भाई आपने उसको गलत दिखाया और एक छवि, उसकी विभत्स छवि, जो एक दानव की छवि आपने बनाई है। उनकी मंशा तो यही थी, दानव की छवि दिखाने की। लेकिन जो रहीम दास ने कहा है कि का रहीम हरि को घटियो जो भृगुमारी लात, तो हरि का क्या घटा उससे? कुछ भी नहीं घटा। उल्टे आज टीवी पे ये डिबेट्स हो रही है आपके चैनल्स पे कि भाई ये क्यों दिखाया, गलत दिखाया, लानत मलानत हो रही है बीजेपी की। तो और उनके कहने से राहुल गांधी जो सनातन की मान्यता वाले रावण नहीं बन जाते। जो आज राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, कर तो उससे पहले से ही रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जिस तरीके का एक आम जनता से जुड़ा हुआ नेता उनके सामने जनता ने देखा है, जो उनके सुख दुख का भागी बन रहा है, कुली हो, सब्जी बेचने ड्राइवर हो, कारपेंटर हो, मोटर मैकेनिक हो, सबके दर्द बांटता घूम रहा है। तो ऐसा मसीहा किसको नहीं चाहिए। आप करना चाहें तो उसकी राहुल गांधी की बराबरी उस स्थिति पे करिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। अब आपने पूछा कि भाई नेता क्यों मान रहे हैं उनको विपक्ष के लोग। देखिए इस वक्त जितनी भी विपक्ष के नेता हैं उसमें अकेला एक राहुल गांधी ऐसा नेता है जिसकी चर्चा है, गैर की महफिल में भी है। अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। तो वो वाली स्थिति अब राहुल गांधी की हो गई है कि भाजपा डरने लगी है। अब राहुल गांधी आगे आगे चल रहे हैं और मोदी पीछे पीछे। पहले होता था मोदी आगे आगे और पूरा विपक्ष पीछे पीछे, और कहने के लिए, चलने के लिए भी नहीं होता था। अब तो राहुल गांधी दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे विपक्ष जा रहे हैं। तो नेता जो है विपक्ष के, उनको तो चाहिए ऐसा कि जो इस वक्त तलाश किस चीज की है। देखिए पिछले 9 साल से क्या नैरेटिव चल रहा है कि मोदी नहीं तो कौन, लेकिन अब विपक्ष मान रहा है मोदी नहीं तो ये, विपक्ष खुद अल्टरनेटिव दे रहा है। और शरद पवार बड़े कद्दावर नेता हैं,
और भी बातचीत चल रही है, और शरद पवार भी भांप रहे हैं कि इन 5 राज्यों के चुनाव में क्या होने वाला है। मोदी जी इतने बड़े नेता हैं तो मिजोरम क्यों नहीं जाते भाई? मिजोरम में भी है चुनाव, राजीव जी, मिजोरम में भी है 5 राज्यों में से एक चुनाव, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? डर लगता है वहां जाने से, क्योंकि वहां पे भी जो कुकी समुदाय, जो देखिए ये मिजोरम एक ऐसा, मणिपुर एक ऐसा राज्य बना दिया इन्होंने कि जहां पे सुरक्षा बलों के बीच में लड़ाई हो रही है, पुलिस मैतेई के साथ है और असम राइफल्स कुकी के साथ है। ऐसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। कुकी समुदाय के लोग हैं, वो बड़ी भारी संख्या में इस टाइम मिजोरम में है शरणार्थी के तौर पे। तो वहां जाएंगे मोदी जी तो किस मुंह से वोट मांगेंगे? ना तो वो मणिपुर गए और ना मिजोरम जाने की सोच रहे हैं। तो मोदी जी का इकबाल जो है ना वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और जो मोदी जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं, और जिस तरह की भाषा आपने विजय वर्गीय का ही बताया, क्यों जिस तरह वो तो चाह ही नहीं रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, तो ये भी एक तरह की बगावत तो है। वो शब्दों में नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब नेता अपनी अनिच्छा जाहिर कर रहा है कि मैं लड़ने से नहीं चाहता हूं, मोदी जी के आदेश का पालन करने की उनकी अनिच्छा है और करेंगे तो अनिच्छा से करेंगे, तो मोदी जी का तो इकबाल अपने ही देश में खत्म हो रहा है। उनको यूट्यूब चैनल प्रमोट करने के लिए टीवी पे अपने आना पड़ रहा है ऐड देने के लिए। ये हालत हो गई है प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर के चैनल को तो कोई जरूरत ही नहीं है प्रमोट करने की। बिल्कुल। और इसीलिए अब जो राहुल गांधी है वो ना केवल आम जनता के साथ जुड़ रहे हैं, वो एक ऑल्टरनेटिव अपना विजन भी दे रहे हैं। वो हर मुद्दे पे अपनी राय बता रहे हैं, वो पॉलिटिक्स हो, आपकी सामाजिक विषय हो, राजनीतिक विषय हो, वो सब विषयों पे अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं। और रही बात कि भाई आप ये बताएं कि ऑल्टरनेटिव क्या है, देखिए जिस वक्त चुनाव का समय आएगा जब बताई जाएगी, और अभी जो बता रहे हैं वो मोर देन सफाइस, वो काफी है बताने के लिए कि इस व्यक्ति के नेतृत्व में अगर कांग्रेस चलेगी तो देश की राजनीति किधर ले जाएगा, ये दिखाई दे रहा है। अब इसको ये थोड़ी है कि उसको ब्लैक एंड व्हाइट लिख के देगा, वो लिखेंगे वो घोषणा पत्र के टाइम जब चुनाव आएगा, और या इन 5 राज्यों के चुनाव में आपको मालूम पड़ जाएगा कि कांग्रेस का, जैसे कि उन्होंने ओपीएस के बारे में अब लगातार बोल रही है कांग्रेस कि भाई हमने कर्नाटक में भी लागू कर दी, हिमाचल में भी लागू कर दी, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में तो पहले ही कर दी थी। हिमाचल में आज खबर भी आई है कि पहली पेंशन आज पहुंच गई है खाते में, वहां के जिन व्यक्ति की पुरानी पेंशन आई थी। तो आप मुद्दों की आपके पास कमी है, जनता से आप जुड़े हुए नहीं है, महंगाई और बेरोजगारी का आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य को आपने निजीकरण कर दिया है, आप उसको भी नहीं देख रहे हैं पब्लिक के लिए, तो आप करेंगे क्या? करना क्या चाहते हैं? खाली आपको नफरत फैलाना आता है और कुछ 2-4 अमीर दोस्तों की झोली भरना तिजोरी भरना आता है। तो उससे देश की जनता अब उस राजनीति को समझ चुकी है और अब झांसे में नहीं आने वाली है। जी राजीव जी बिल्कुल, देश की जनता समझ चुकी है, झांसे में नहीं आने वाली है। और राहुल गांधी की के तरफ सबकी नज़रें, सबकी निगाहें, चाहे इंडिया गठबंधन है उनका या चाहे विपक्षी दल, इंडिया गठबंधन का विपक्षी दल यानी सत्तारूढ़ दल बीजेपी, और राहुल गांधी की तरफ सब देख रहे हैं। क्या कारण है कि राहुल गांधी की तरफ ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं? आखिर राहुल गांधी कर क्या रहे हैं ऐसा जिससे बीजेपी इतनी ज़्यादा परेशान है कि रोज़ रणनीतियां चेंज करनी पड़ रही हैं, या ये कहें कि पिच अभी तक तैयार ही नहीं हो पा रही है जैसी पिच चाहिए। आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, आपसे भी समझूं जरा कि क्या राहुल गांधी का, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले जो आप भाषण सुन रहे थे, लद्दाख वाला भाषण, और उसके बाद से आप देखिए कि यहाँ कितनी बौखलाहट है। हालांकि पहली बौखलाहट की शुरुआत इंडिया गठबंधन नाम से ही हो गई थी। पहले तो इस गठबंधन का बनना, उसके बाद उसमें इंडिया उसका नाम देना, और उसके बाद से क्या आपको लगता है कि ट्रैक से बिल्कुल उतर चुके हैं मोदी जी? और ट्रैक से उतरने के बाद यही सारी चीज़ें होती हैं, कभी आप रावण के रूप में दिखाओगे, कभी आप कुछ और करोगे, कभी आप अपने 51 मिनट के भाषण में 44 बार सिर्फ कांग्रेस का नाम लोगे, आप ये ऐसी तमाम गलतियां करने लगोगे जिससे कहीं ना कहीं, और अब तो आप अपने ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को उतार दिए हैं जो सीधे रिश्वत की बात कर रहा है। अगर कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि मैं अपने बूथ अध्यक्ष को 51,000 रुपये इनाम दूंगा, तो क्या ये आचार संहिता के अंतर्गत नहीं आएगा? आज हालांकि आचार संहिता नहीं है, लेकिन आप सीधा सीधा नोट देने की बात कर रहे हैं, रुपए देने की बात कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें अगर देखी जाएं तो क्या पूरा का पूरा गाड़ी जो है पटरी से उतरी हुई दिखाई दे रही है?
अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही है, एक बार दोबारा जोड़ते हैं आपको, लेकिन आना चाहता हूं संजय जी आपके पास। संजय जी आ रही है आवाज संजय जी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जरा इसी सवाल का जवाब आपसे ढूंढना चाहता हूं, जो बात अभी सुनील जी के सामने रख रहा था कि क्या किस रूप में देखा जाए, क्या पटरी से उतर चुकी है बीजेपी की गाड़ी? बिल्कुल, माने अभी तक जो बीजेपी की रणनीति रही है या जो कार्यशैली रही है वो यही थी कि मोदी जी नेता हैं और सब नेता के पीछे हैं। आइडियली भारत में ऐसा होना नहीं चाहिए। भारत में सांसद अपना लीडर चुनते हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो लीडर चुनते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, और प्राइम मिनिस्टर जो है सो इक्वलों में सभी बराबर में बड़ा होता है। तो यहाँ तो ऐसा हो गया था जैसे नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटर है, लेकिन वो अब उनकी पार्टी का मामला है, उसमें हम लोगों को ज्यादा कुछ बोलना नहीं था। तो लेकिन वो चाहते यही थे कि उसी तरह से उनके मुकाबले का कोई लीडर हो और वो उससे सीधे फाइट करें वगैरह वगैरह, जैसे अमेरिका में होता है। तो उसमें अगर उनको कोई अच्छा नेता मिल जाता और उनको जवाब देता या चुनौती देता तो मोदी जी का क्या हश्र होता। ये तो उस समय की बात थी, जो किसी ने चुनौती उनको दी नहीं और उनको छोड़ दिया। तो इसका ये फायदा उठा करके या गलतफहमी में रहकर इन्होंने अपना नुकसान किया। आइडियली मुझे लगता है कि उसी समय कोई कहता कि आओ बैठो बात करते हैं, किस चीज पे बात करनी है या क्या करनी है या कहाँ लोकप्रियता दिखानी, तो शायद उसी समय वो ठीक हो गए होते और अलग ढंग से काम करते। तो वो उनको जो छोड़ दिया गया और इन्होंने जो राहुल गांधी को पप्पू और ये करके जो बदनाम करने की कोशिश की, और उसमें इन लोग कांग्रेस पार्टी ने या विपक्ष ने या सब लोगों ने, आम जनता को भी विरोध करना चाहिए था, और जो ये लोग कर रहे थे उसका विरोध तो करना ही चाहिए था सबको, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। उसमें 2-3 बातें थी जो मतलब एक वो 2G घोटाला, और उसके अलावा ये अफवाह कि सोनिया गांधी दुनिया की सबसे अमीर या तीसरी सबसे अमीर महिला है, रॉबर्ट वाड्रा ने बहुत सारे घोटाले किए हैं वगैरह वगैरह। तो उसके बाद ये अपना नेशनल हेराल्ड वाला मामला, तो सब मिलाकर के ये दिखाने की कोशिश की थी कि कांग्रेस पार्टी ने 50 साल में काफी भ्रष्टाचार किए हैं, काफी पैसे बनाए हैं। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, जो देश में व्यवस्था है उसमें अगर ऐसा होता भी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और मोदी जी ने जिस ढंग से कहा वो उतना बड़ा नहीं था, लेकिन बाद में आकर के खुद इन लोगों ने साबित कर दिया कि जो ये आरोप लगाए थे कुछ नहीं था। सोनिया गांधी के खिलाफ खबर गलत थी, अगर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई मामला था तो 10 साल इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, चुनाव के समय बात चलती है और फिर खत्म हो जाता है वगैरह वगैरह। तो इस ढंग से इन्होंने खुद ही साबित कर दिया कि जो ये बोल रहे थे वो सब गलत था, उसमें कुछ नहीं था, और ये इनकी रणनीति थी राहुल गांधी को या कांग्रेस को बदनाम करके खुद को आगे बनने के, और सीना फुलाकर कहने की भाई मेरा कोई मुकाबला नहीं है, मेरा कोई मुकाबला नहीं है। एक आदमी का सिस्टम ही नहीं है भारत में। भारत में टीम वर्क का मामला था, तो एक आदमी का सिस्टम आपने बना करके जो उसको जो गलत था उसको आपने इस ढंग से प्रेजेंट किया जैसे कि आप बहुत ही काबिल हैं, और काबिल थे नहीं, टीम वर्क आपको आता नहीं। तो कुल मिलाकर के 10 साल में पूरी तरह सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। प्रशासन नाम का कोई चीज ही नहीं है। दिल्ली शहर में एक वरिष्ठ पत्रकार का फोन थाने में पूछताछ के नाम पे रख लिया जाता है, एक नहीं तमाम पत्रकारों का, मैंने कई लोगों का फोन वगैरह रख लिया गया है। क्यों रखा जाना चाहिए फोन? और आज के समय में अगर किसी का फोन या लैपटॉप रख लिया जाए तो वो काम कैसे करेगा, ये कौन सोचेगा? और एलिगेशन कुछ है नहीं, एलिगेशन तो यही है ना कि वो अपना काम कर रहे थे, जो सार्वजनिक रूप से पब्लिक से पैसे लेकर के काम करवाया जा रहा था, उसमें आप 48 लोगों का लैपटॉप और फोन छीन लेंगे या रख लेंगे तो काम कैसे करेगा आदमी? तो ये आपको देखना ही नहीं, आपको किसी चीज से मतलब ही नहीं है। विदेश से पैसे आकर के कोई एनजीओ अगर जनसेवा कर रहा है तो आपने विदेशी चंदा लेने के नाम पे उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो मकसद तो आपका ये है कि कोई आपका विरोध ना करे, जो विरोध करे उसका धन का आय का स्रोत आप काट दे। तो और इस चक्कर में लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, लोगों का काम नहीं हो रहा, लोग परेशान हो रहे हैं। तो आपने अच्छा कुछ किया नहीं, बुरा करने में कोई कमी नहीं रखी, काम आपसे कुछ हुआ नहीं, नौकरी, रोजगार, बिजनेस सबका बाजा बजा करके रख दिया। तो आखिर वो कितने दिन चलना था? तो इसमें तो विरोध होना ही था, विरोध होना ही था, और इसीलिए इंडिया गठबंधन बन पाया। वरना जैसे था अगर सब ठीक चल रहा होता तो ये बनता नहीं। तो कुल मिलाकर के इन लोगों ने जो इनकी कार्यशैली थी उसको कंटिन्यू करने के लिए कुछ नहीं किया, या कर नहीं सकते थे, या योग्यता नहीं थी, या उसकी जरूरत नहीं समझी, जो भी आप कहिए।
जैसे भी देखिए, लेकिन इन्होंने उसको कंटिन्यू करने के लिए कुछ नहीं किया। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जिस ढंग से जवाब दिया या जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो पूरी तरह से तैयार थे और उनकी तैयारी का असर दिख रहा है। अब जैसे नैरेटिव बनाना, पूरा अखबार या मीडिया को आप कंट्रोल कर लीजिए और ये कह दीजिए कि भाई उसको तो कुछ आता ही नहीं है, हम ही सबसे तेज हैं या हम ही सबसे अच्छे हैं या हम ही सबसे ईमानदार हैं। तो ये अगर डाउन लाइन एकदम नीचे तक कन्वे हो गया तो लोग समझ रहे थे कि ठीक है मोदी जी अच्छा चला रहे हैं, तो लोगों ने मोदी जी को टाइम दिया लेकिन रिजल्ट नहीं पहुंचा, तो अब वो कितने दिन चलेगा। तो इसलिए अगर ये संदेश दिया था इन्होंने कि कांग्रेस खत्म हो गई है और बीजेपी आ गई है, 56 इंची आ गया है, घर में घुस के मारने वाला आ गया है, तो ये पूछा जा रहा है कि कांग्रेस तो का डाउनफॉल हो रहा है। और उसका राहुल गांधी ने जो जवाब दिया जिस मौके पे जिस ढंग से, उससे क्लियर हो गया कि डाउनफॉल का जो नैरेटिव था वो कितना झूठा या कितना हल्का था। और राहुल गांधी ने उसको मौके पे चौके की तरह बहुत बढ़िया से प्रेजेंट किया। तो इस तरह से वो बहुत क्लियर हो गया कि नैरेटिव गलत बनाया जा रहा है। उसी तरह से जी तो मीडिया है, आपने सभी टीवी चैनल्स पे कंट्रोल कर लिया और अब आपको खुद टीवी चैनल यूट्यूब बना करके कहना पड़ रहा है कि आओ देखो, आपके पास अपनी पब्लिसिटी, अपनी बात पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। बिल्कुल। तो आपने अपनी हालत ये बनाई है, ये बना ली है। और उसमें कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता हैं जिनको पता नहीं है कि पब्लिक में क्या कहा जाता है और क्या नहीं कहा जाता, इतने पुराने नेता हैं और उनको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। ये टेक्निकली गलत है तो गलत है, नहीं बोलना चाहिए, क्या जरूरत थी करने के लिए, तमाम उपाय हो सकते थे। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय जी। ये अभी तो आने वाले समय में बहुत कुछ हम देखने वाले हैं, बहुत कुछ होने जा रहा है। चुनाव की घोषणा होने दीजिए, उसके बाद से देखिए कैसे आचार संहिता की धज्जियां उड़ती हैं। और पिछले कई चुनाव में चुनाव दर चुनाव हमने देखा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हैं तो उनके साथी सहयोगी क्या करेंगे वो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आना चाहता हूँ सुनील जी आपके पास, अब शायद आवाज़ आ रही है सुनील जी की। सुनील जी, सवाल आपने सुना था, आपसे यही समझना चाहता हूं कि क्या बीजेपी ट्रैक से उतर चुकी है? क्या राहुल गांधी ने पूरी तरह से, या कहें कि राहुल की गुगली में उलझ गई है बीजेपी? राहुल गांधी ने इस ढंग से उलझा दिया है बीजेपी को कि बीजेपी को अब समझ में नहीं आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथी, एक साथी जिनको कि पता नहीं किसने चाणक्य नाम दिया, लेकिन इन दोनों ने मिलकर के अभी तक चुनाव दर चुनाव जीतते गए। 2014 से 2019 के बीच कई चुनाव जीते, लेकिन 2019 से लेकर के 2023 के बीच में बहुत कुछ बदल चुका है। गंगा, यमुना और जितनी नदियां हैं उसमें बहुत सारे पानी बह गए, लेकिन उसके साथ साथ देश की सियासत भी बदल चुकी है। और ये बात अब क्या सत्ता पक्ष को समझ में आ रही है। और जैसे जैसे राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं उनका कद साफ बढ़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। शरद पवार जैसा नेता अगर कह रहा है कि राहुल गांधी में देश को लीड करने की क्षमता है, महबूबा मुफ्ती सीधे शब्दों में कह रही है कि एक आदमी जो गांधी के उसूलों पे चल रहा है और यहाँ दूसरा जो है वो यहाँ गोडसे की फौज खड़ा कर रहा है, छोटी मोटी बात नहीं है। जरा सुनील जी। आवाज फिर चली गई सुनील जी की। नहीं आ रही सुनील जी की आवाज़, ज़रा चेक कीजिए सुनील जी की आवाज़ में क्या दिक्कत है। लेकिन दीपक पाचपोर जी, ज़रा आपके पास आऊँ, ज़रा आप बताइए। जी, वैसे तो काफ़ी अलग अलग एंगल्स पे ये हो रहा है, मतलब हम लोग का डिस्कशन चला गया। मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि हताशा का लेवल देखिए, जिसको हम कह रहे हैं कि यूट्यूब पे जाना पड़ रहा है मोदी जी को। मुझे लगता है दुनिया में पता नहीं और किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष क्या ऐसा होगा जो बाकायदे यूट्यूब पे आके बोल रहा है कि मेरा सब्सक्रिप्शन करो और बेल आइकन दबाओ वगैरह वगैरह। अब मुझे लगता है कि दो तीन प्रचार के जो दो तीन तरीके ही रह गए हैं। उसके पहले आपको याद होगा पिछले समय जब चुनाव आए थे तो नमो टीवी भी चालू हुआ था, आपको याद होगा, बहुत लोग भूल चुके हैं उसको। उस नमो टीवी के बारे में बाकायदे जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज है उन्होंने बताया था कि ये कोई समाचार बुलेटिन है ही नहीं, ये तो आपका विज्ञापन का बुलेटिन है। मतलब प्रधानमंत्री के नमो टीवी पर भी ऑब्जेक्शन आ चुका है, उन पर एक फिल्म भी बन चुकी है प्रधानमंत्री जी के, जिसमें मतलब उसमें एक्टर को जो लिया गया था वो वही बहुत ही एप्रोप्रिएट था, बहुत सही लिया गया था। जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी परफॉर्मेंस में बिल्कुल फ्लॉप हुए हैं अपने
इसमें प्रधानमंत्री के रूप में, उतना ही फ्लॉप एक्टर जो है शायद विवेक ओबेरॉय ने उसमें काम किया था, प्रधानमंत्री का रोल निभाया था, तो बहुत ही अप्रोप्रिएट था वो। उसी समय कंट्रास्ट में आप देखिए मनमोहन सिंह पे भी एक फिल्म आई थी, और मनमोहन सिंह पे जो फिल्म आई थी तो मनमोहन सिंह का परफॉर्मेंस जितना अच्छा था उनके मुकाबले का ही एक्टर लिया गया था। उनके राजनीतिक विचार क्या है वो छोड़ दीजिए, अनुपम खेर जैसे व्यक्ति को लिया गया था। तो एक्टरों का चुनाव कम से कम इस देश में जो हो रहा है फिल्म बनाने के लिए बहुत सही हो रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कुछ आदिम जो तरीके रह गए हैं, बहुत प्राचीन तरीके रह गए हैं प्रचार के, कहीं मोदी जी उस पर भी न उतर आए कि मुझे आप किसी दिन आप अपने आपके घर में जो अखबार आते हैं उसके अंदर हो सकता है कि हैंडबिल्स आने शुरू हो जाए प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे, या हो सकता है कि जो रिक्शों में बैठ के जो मुनादियां कराते हैं या गांव में जो पटवारी जो मुनादी करवाते हैं, ये इसी तरीके के स्तर जो है मोदी जी का लगातार गिरता जा रहा है। और यही कारण है कि जिस राज्य में धारा 370 लगी है वह जहां के हट चुकी है, और वहां के नेता जो है इतने घबराए हुए हैं, प्रताड़ित है पिछले कई दशकों से, उसके नेता ने आज जो कहा बड़ा बेहतरीन कहा। उन्होंने सनातन धर्म के बारे में भी बताया कि क्या ये सनातन धर्म है, और उन्होंने मतलब जो मुफ्ती का जो बयान है वो वाकई लोगों को सोचना चाहिए कि आपके बारे में मुस्लिम समुदाय क्या सोच रहा है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों को आप तैयार कर रहे हैं, फौज जो आपने खड़ी कर दी है लोगों की, ऐसे व्यक्तियों की, तो ये तो सनातन धर्म नहीं हुआ। तो कुल जमा जो है राहुल जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, और राहुल का जो पेनिट्रेशन हुआ है वो पेनिट्रेशन सर्वोच्च स्तर पर भी है। देखिए मतलब कितना वर्टिकल उन्होंने ये किया है कि सारे अलग अलग जो इंडिया के जो अलग अलग जो छत्र के जो नेता हैं वो उनको पूरा सम्मान देते हैं। मैं कल भी बोल रहा था राजीव जी कि जितनी राहुल गांधी की उम्र है उससे कहीं ज्यादा जो है पॉलिटिकल कैरियर शरद पवार का है, लेकिन शरद पवार भी आज उनको सम्मान दे रहे हैं। उसके बाद मुफ्ती जी की बात है ही, हम ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं जो कहते हैं कि हम सबके फेवरेट हैं। तो ये सारी चीजें जो है निश्चित रूप से इन लोगों को परेशान कर रही हैं। पार्टी लेवल पर देखिए कैसी भगदड़ है। जो विजय वर्गीय जी का जो आपने क्लिप दिखाया, मुझे नहीं लगता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने ही कार्यकर्ता को घूस देने की जरूरत पड़ रही है। ये सीधे सीधे इसका मतलब ये है कि आपको करना ही नहीं चाहते थे, और दूसरी बात है कि आपका कार्यकर्ता आपके लिए काम भी नहीं करना चाहता, इसलिए आपको कहना पड़ रहा है कि जो जिस बूथ पे अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, मेरे पक्ष में अच्छे वोट पड़ेंगे, कांग्रेस को एक भी वोट नहीं पड़ेगा, उसको मैं 51,000 रुपए दूंगा। मतलब अपने ही कार्यकर्ताओं को घूस देने का या प्रलोभन देने का पैसे का शायद ये पहला मामला होगा। और ये उस पार्टी की बात है जिसके पार्टी में कहा जाता है कि इसके बैकबोन में जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसके कार्यकर्ता जो है वो निस्वार्थ भाव से अपने संगठन के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। तो आप देखिए कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल टॉप से लेकर नीचे तक है। और अब ये देखना पड़ेगा कि इनका 51,000 रुपए का जो ये ऑफर है वो कितने लोग लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको वाकई आप 51,000 आपके कहने से आप सारे के सारे लोगों को इस तरीके से मोबिलाइज नहीं कर देंगे कि 100% वोटिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो और आपके पक्ष में। विशेष रूप से ऐसे वक्त में जब आप खुद ही बुझे मन से आप चुनाव लड़ने आ रहे हैं। आपने पहले ही कह दिया था कि मैं इस चुनाव को नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पार्टी के कारण मुझे लड़ना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हताशा का लेवल जो है राजीव जी वो लगातार बढ़ रहा है। और ये जो राहुल की जो गुगली है वो इसीलिए है कि उनका जो पेनिट्रेशन है नीचे तक हो चुका है और ऊपर तक उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी आवाज आ रही है मेरी आप तक? नहीं, आपकी आवाज तो लगातार मेरे पास आ रही है। जी नहीं, अब आपकी आवाज भी आ रही है। प्लीज अपनी बात रखिए। धन्यवाद राजीव जी। ये रावण के रूप में राहुल गांधी को चित्रित करने से आप सभी लोग क्यों आश्चर्य में पड़ गए, मुझे इस बात को लेकर के अचंभा है। आप याद कीजिए, अगर आप इस भारतीय जनता पार्टी के जिसके लोग के समर्थक हैं, उनका गोडसे ने एक अखबार निकाला था जिसका नाम था अग्रणी। अग्रणी ने अपने उस अखबार में कार्टून छापा था जिसमें महात्मा गांधी को रावण के रूप में दर्शाया गया था। और उस 10 चेहरों में उस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जितने प्रमुख नेता रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर सहित, चाहे सरदार पटेल रहे हों चाहे जवाहरलाल, सबके सिर लगाए गए थे उसमें। और धनुष से 2 लोग उस गांधी को मारते हुए दिखाए गए हैं। एक कार्टून छपा था बाकायदे। यह अभिलेख है, ऐतिहासिक अभिलेख है ये। जी।
और आगे चल करके अगर ये रावण के रूप में राहुल गांधी को दिखा रहे हैं तो इनके पास बचा क्या है? यही दिखाना है इनको। सवाल इस बात का है कि बीजेपी आपको आज उलझी हुई नजर आ रही है? ये 2014 से उलझी हुई है। अगर आप विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का बिंदुवार जवाब नहीं देते, बल्कि सवाल उठाने वाले व्यक्ति को विश्वसनीय प्रयास बनाने का प्रयास करते हैं, तो आप उलझे हुए हैं। आप राहुल गांधी ने चुनाव के तत्काल बाद से लगातार इस सरकार के कामकाज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और किसी भी बात का जवाब नहीं दिया ये सरकार ने, इस सत्तारूढ़ दल ने, इस हुकूमत ने, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को ही खारिज करने का प्रयास किया। राहुल गांधी कहते थे कि देश रसातल में जा रहा है, कोरोना की आहट पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है, आप सतर्क होइए। और प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत। ये क्या लोकतंत्र में यह नारा कि सही रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति का नारा हो सकता है क्या? ये संभव है? आप राहुल गांधी को एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन के रूप में स्थापित करने के लिए लगे रहे। राहुल गांधी लोकसभा में बोलते रहे और आप उनको बताते रहे कि यह एक ऐसे राजनेता हैं जिनको जनता के से कोई सरोकार नहीं है। आप ये बताते रहे कि ये भ्रष्ट लोग हैं, एकदम विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले लोग हैं। ये सत्ता में रह के केवल उन्होंने भ्रष्टाचार किया, केवल लगातार आप ये कहते रहे और आप एक भी चीज को साबित नहीं कर पाए। परिणाम क्या हुआ कि आते आते आज ये हालत हो गई कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता के रूप में इस देश में स्थापित हो गए जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के मुद्दों से जुड़े हुए हैं और जनता के मुद्दों के साथ लगातार के सामने सवाल पैदा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने पब्लिक क्रेडिट को बेहतर करने के लिए कोई अवसर नहीं छोड़ा, चाहे आप उनके भारत जोड़ो यात्रा से यह जो उनके प्रयास थे वो और गंभीर हो गए, क्योंकि एक ऐसी प्रक्रिया चली जो लगातार चलती रही। 4 महीने तक लोगों ने राहुल गांधी को सड़क पर देखा, सड़क पर समाज के सभी वर्गों से मिलते हुए देखा, समाज के सभी वर्गों को राहुल गांधी के प्रति एक आकर्षण देखा। कोई ऐसे वर्ग का व्यक्ति नहीं था जिसको राहुल गांधी से मिलने में कोई हिचक हो। और उस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने जिन जिन लोगों से मुलाकात की, किसी के साथ 10-15 मिनट की उनकी मुलाकात नहीं है, हर व्यक्ति से, हर समूह से उनकी कम से कम 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे की मुलाकात है। और उन मुलाकातों का असर यह हुआ कि जब हिमाचल बनी, जब कर्नाटक की सरकार बनी, तो राहुल गांधी की नीति, जो फीडबैक इन लोगों से मिलने के बाद उसका असर दिखाई पड़ा। सरकार ने आखिर अगर हिमाचल में राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, तो यह अनायास था क्या? राहुल गांधी की मुलाकात हिमाचल के कर्मचारियों से ही नहीं, देश के लगभग सभी कर्मचारियों से हुई। हिमाचल के लोग लगभग सभी जिलों में इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन कर चुके थे। उस सरकार ने आश्वासन दिया और हिमाचल की सरकार बनने के पहले राजस्थान की सरकार ने उसको लागू कर दिया। अगर आप लोगों की संवेदनाओं को, भावनाओं को, उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए तैयार नहीं है, गोया कि आप लोगों से जुड़े हुए नहीं है। इस सरकार ने, अगर राहुल गांधी ने अपने उस मुलाकात के बाद, अगर आप याद कीजिए, तो हिमाचल में, राजस्थान में और कर्नाटक में ये जो डिलीवरी बॉयज हैं, इनको उन्होंने बीमा दे दिया। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्यों नहीं कर रही है इस बात को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से है, 20 साल से मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार चल रही है, लेकिन किसी जगह पे, किसी उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, लगातार दूसरा टर्म योगी जी का है। आखिर आपको यह बात क्यों नहीं ध्यान में आई? क्योंकि आप जनता से, जनता की समस्याओं से जुड़ना नहीं चाहते। और राहुल गांधी ने यही सवाल पैदा किए, चाहे किसानों का मुद्दा हो। अगर किसानों से मिलने के लिए आप खेत में नहीं जाएंगे तो किसान की समस्या जानेंगे कैसे आप? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रेलवे स्टेशन पर गए बगैर, रेलवे स्टेशन पर आधा घंटा समय खर्च किए बगैर आप कुलियों की समस्या नहीं जान सकते। आपको ये पता ही नहीं होगा कि यह कुली जो सुबह आता है और देर रात अपने घर लौटता है, उसकी आमदनी कितनी बची रह गई है। टेक्नोलॉजी ने कितने उसके आमदनी को किस कदर घटा दिया, सामाजिक सुरक्षा उनके पास क्या रह गई। अगर आप उनके साथ खड़े होते हैं तभी आप जान पाएंगे। और इन कुलियों के का जब उपहास उड़ाया गया तो इनका रिएक्शन देख लीजिए आप। इनके बाद हमारे ख्याल से आपके ही संवाददाता इनसे मिलने गई थी और उस संवाददाता के साथ किस कदर इन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की कि एक ऐसा व्यक्ति जो गंभीरता पूर्वक उनकी समस्याओं को सुनता है, उसका समाधान करने का प्रयास करता है और एक अपना रैपो डेवलप करता है,
और एक आप हैं कि इस मुलाकात का मजाक उड़ाते हैं। सवाल यह है कि अगर आपकी यह गतिविधि बताती है कि आप जो कदम राहुल गांधी उठा रहे हैं उसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की। अगर राहुल गांधी ने 3 दिन तक सेवादार बने रहे अमृतसर में तो ये सामान्य घटना है। आप केवल ये मान के चलेंगे कि उन्होंने केवल जूता साफ किया, लोगों को खाना खिलाया, किचन में बैठ करके सब्जियां काटी, इसका कोई राजनीतिक संदेश नहीं है। उस समाज से राहुल गांधी ने अपना तादाद स्थापित किया, अपना विश्वास स्थापित किया, जिस समाज को कांग्रेस के खिलाफ लगातार खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। जी। सत्तारूढ़ दल 1984 के दंगे की बात हमेशा उसका उल्लेख करता है। जब देखे तब उस दंगे का उल्लेख किया जाता है और कहा जाता है कि उस दंगे के लोगों को बचाने का प्रयास किया गया। उस समाज का आदमी अगर खुले मन से बाहें फैला करके राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए तैयार है तो क्या यह सामान्य राजनीति है? इसका कोई जवाब है आपके पास? आप जो कैलाश, आपकी स्थिति क्या है कि आप आज आपके पास मिजोरम में उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। आज तक आपने मिजोरम का मन नहीं बोल पाया। आप ये कौन सी राजनीति है? क्या देश के प्रधानमंत्री से आप ये उम्मीद करते हैं? जो पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करे, सबसे बड़े सदस्यता वाली पार्टी होने का दावा करे, उसके पास उम्मीदवार खोजे न मिले किसी अपने देश के किसी एक राज्य में, यह सामान्य घटना है। कैसे जाएंगे आप? और जो लोग आज चाहे शरद पवार हो और चाहे महबूबा मुफ्ती हो, महबूबा कोई नेता नहीं है जिसने, यही सरकार है ना कि विपक्ष की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल पैदा कर रहा था। उस क्रेडिबिलिटी को स्थापित करने में राहुल गांधी के अलावा किसकी भूमिका है? एक अकेला नेता और एक अकेली पार्टी जो लगातार सत्तारूढ़ दल पे हमलावर रही, और हमलावर किसी के निजी रूप से नहीं रही, मुद्दों को लेकर रही। वो मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए थे, जिन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार, बीजेपी आश्वासन देकर के आई थी, लोगों को ये बता करके आई थी कि नए भारत का निर्माण के लिए आपसे जन समर्थन चाहती है। और इस कांग्रेस पार्टी ने और इस राहुल गांधी ने लोगों को यह बताने का प्रयास किया, लोगों के बीच में जाके बताने का प्रयास किया कि जो आश्वासन दिए गए थे वो ये सरकार आज कहां खड़ी है। चाहे इस देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे इस देश का व्यापार वाणिज्य हो, चाहे युवकों के बीच में बेरोजगारी के समाधान की बात हो, चाहे किसानों के कृषि की लागत कम करने की बात हो, या उनकी आय दुगनी करने की बात हो। आप महिलाओं के आरक्षण के लिए आप ढिढोरा पीटते रहे। आपने तो ऐसा कर दिया कि अगर कोई सरकार आवे तो आपने ये व्यवस्था कर दी कि 20 साल तक महिलाओं का आरक्षण मिलेगा ही नहीं। देने की बात कौन कहे? क्या इस तरह कोई कानून, सरकार को ऐसा कानून बनाती है कि जो 20 साल बाद लागू होगा कि नहीं होगा? उसमें स्थितियां क्या होंगी? ये देने की प्रवृत्ति है आपकी कि मिलने वाली चीज में अवरोध पैदा करने का प्रयास है। आप जितने नैरेटिव्स आपके आपने बनाने के प्रयास किए, आज आपको नहीं, आप यह सत्तारूढ़ दल ये पूछता है कि इंडिया दल समूह का नेता कौन है। अरे इंडिया दल समूह का नेता 24 से पता चलेगा। आज आप बताइए ना कि राजस्थान में आपका नेता कौन है। आज आप बताइए ना कि मध्य प्रदेश में आपका नेता कौन है। ये अगर यह गुगली में उलझने की स्थिति नहीं है तो और क्या है कि आप अपने उस मुख्यमंत्री का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है जो पिछले 20 साल से एक राज्य में आपकी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और वो एक ऐसा नेता जो अपने बूते, जब अभी आप केंद्रीय राजनीति में नहीं भी थे, तब उस व्यक्ति ने बहुमत की सरकार बनाई। राजस्थान में आप उस नेता का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है जिसने अपने बूते और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आप नेताओं का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, तो खुद की राजनीति में आप उलझते चले जा रहे हैं। और सवाल यह है कि आप राहुल गांधी का सबसे बड़ा योगदान मानता हूं कि राहुल गांधी ने इस सरकार के खिलाफ पूरे देश व्यापी पैन इंडिया एक अविश्वसनीयता का माहौल तैयार किया, सरकार के ऊपर सवाल पैदा किए, और वो सवाल मुद्दों को लेकर थे। मोदी जी के जीवन शैली को लेकर नहीं थे। मोदी जी ने, राहुल गांधी ने केवल एक बार कहा कि सूट बूट की सरकार है, लेकिन वो मुद्दों की सरकार थी कि प्रो कारपोरेट है। वो कैसे रहते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, वो सवाल नहीं था। राहुल गांधी ने हमेशा सरकार के सामने मुद्दों की बात की कि आप कारपोरेट का साथ दे रहे हैं, आप पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं, आप गरीबों का साथ नहीं दे रहे हैं, आपके एजेंडे में किसान नहीं है, आपके एजेंडे में इस देश का पढ़ा लिखा युवक नहीं है, और वह मुद्दे भारी पड़ रहे हैं। और राहुल गांधी ने यही बात कही थी ना, और जो पब्लिक कनेक्ट डेवलप किया, इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये सरकार
इस सत्तारूढ़ दल और इस सरकार के तमाम महत्वपूर्ण पदाधिकारी, इनका कोई पब्लिक नेट नहीं है। और अंतिम बात मैं आपसे कर रहा हूं, मैं इस विश्वास के साथ आपसे कर रहा हूं कि अगर इस सरकार को ये लगता है कि 800 रुपए में मिलने वाला गैस का सिलेंडर सस्ता है, तो आपका पब्लिक नेट नहीं है, आप जनता को नहीं जानते हैं, इस देश के जो लोगों का रहन सहन नहीं जानते हैं, इस देश के लोगों की आर्थिक आप इस मुगालते में हैं कि आप जो करेंगे जनता उसको स्वीकार करेगी। 2014 नहीं है जहां जनता आपके स्लोगन्स पे, आपके जुमलों पे बह गई थी, जहां आप जो बातें कहते थे जनता उसको दोहराती थी। खैर, एक बहुत मज़ेदार कमेंट है वो आप लोगों के बीच रखना चाह रहा हूं। नरेंद्र गोस्वामी जी हैं, लिख रहे हैं कि राजीव जी, आपको काटने वाला मच्छर बीजेपी का था या आरएसएस का? दोस्तों, आपको पता ही है कि मैं डेंगू से पीड़ित था और अभी मुझे पूर्ण रूप से ठीक होने में कम से कम डॉक्टर का कहना है कि 10 दिन और लगेंगे, और प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन था, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। लेकिन आप मुझे मिस कर रहे थे और मैं आप लोगों को मिस कर रहा था, इसलिए प्रोग्राम करने आ गया, और प्रोग्राम रोज़ करूँगा बिल्कुल। सरमित्रा जी कर रही थी, अभी पिछले 4-5 दिनों से आपके सामने आ रही थी, और अब मैं आज से हूँ, आपके बीच हूँ। और डेंगू बहुत ख़तरनाक बीमारी है, जीवन में पहली बार मुझे हुआ, और बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा पेन होता है घुटने से नीचे, तो बहुत ज़्यादा। इसलिए भगवान न करे कि वो चाहे आरएसएस का मच्छर हो, चाहे वो बीजेपी का मच्छर हो, किसी को ना काटे। लेकिन नरेंद्र गोस्वामी जी ने बहुत शानदार कमेंट लिखा है, इसलिए इस कमेंट को आप लोगों के बीच रख रहा हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं कि आखिर काटने वाला मच्छर कौन सा था? बीजेपी और आरएसएस एक ही है, ये तय मानिए, और उसके ब्रीड में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। जैसे कह रहे थे सुनील शुक्ला जी कि आज से अगर 50-60 साल पहले, 70 साल पहले, 70 भी नहीं, जबकि कहें तो वो अग्रणी जो पत्रिका है उसमें गोडसे ने कब वो किया था, छापा था, 80 साल 90 साल पहले की बात होगी वो, और उस समय भी वही कार्टून बनाया जा रहा है जो कार्टून आज, तो फ़र्क कुछ भी नहीं है। नाम बदल दिया गया है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हिंदू महासभा होते हुए बीजेपी तक, और ये चलता रहेगा। तो लेकिन मच्छर से बच के रहिए, ये ज़रूर कहूँगा, ये गुजारिश ज़रूर है। आना चाहता हूँ अमलिंदु जी आपके पास, और कई सारे अलग अलग मच्छर हैं इस देश में, और राहुल गांधी उन मच्छरों को भी कुचलने में लगे हुए हैं। और जैसा कह रहे थे सुनील शुक्ला जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि यहाँ अब स्थिति ऐसी हो गई है कि आपको अगर पब्लिक कनेक्ट आपका नहीं है, सुनील शुक्ला जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, पब्लिक कनेक्ट नहीं है तो आप भटक चुके हैं। आप राज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जनता ने पहले आपको चुन करके बैठा दिया, लेकिन जनता उतारना भी जानती है कुर्सी से। और क्या अब वो वक्त आ गया है? क्या ऐसा लगता है आपको कि अब जो चीज़ें चल रही हैं, 5 राज्यों के चुनाव, अमलिंदु जी 5 राज्यों में बहुत शानदार ढंग से बता रहे थे। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चेहरा कौन? सवाल बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में है, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? तो यहाँ भी कई नाम हैं, 7 चेहरे तो आप पहले रख दिए हैं। 7 में से 3 आपके केंद्रीय मंत्री हैं जो चेहरा आपने उतारा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम सुनने में आ रहा है कि उनको भी आप उतारने जा रहे हैं। वैसे ही आप देखिए, इधर जयपुर पहुँचते हैं, एक ही मंच पे रहते हैं आप और सिंधिया, और उसके बाद क्या कुछ होता है, और उधर तेलंगाना की बात। तो इसलिए भी ज़रा आपसे समझूं कि क्या ये बहुत बुरी तरह उलझी हुई बीजेपी, जहां से अब जो अभी दिखाई दे रहा है एक अलग है, लेकिन रिजल्ट कुछ और दिखने वाला है। अमलेंदु जी, निश्चित तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो मोदी जी ने बनाई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को अच्छे तरीके से फंसा दिया है, और भारतीय जनता पार्टी को उससे निकलने के रास्ते फिलहाल तो नहीं सूझ रहे हैं। आगे कोई रास्ता निकल आए तो दूसरी बात हो सकती है, लेकिन मोदी जी ने जो जाल बुना है उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से उलझी हुई है। और ये सारी चीजें मोदी जी के चुनाव प्रचार में भी साफ दिख रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है उससे भी ये चीजें साफ जाहिर हो रही हैं। अब बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जाते हैं राजस्थान में, अगर वहाँ ये बात कहते हैं कि राजस्थान की जो अशोक गहलोत की सरकार है उसकी बनाई हुई योजनाएं जो हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा। अरे भैया, अगर वो योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी तो जनता आपको वोट क्यों दे दे? जनता ये भी तो सवाल पूछेगी ना कि जब आप कह रहे हैं कि आप उनकी योजनाएं बंद नहीं करेंगे तो आपको वोट क्यों दे दे जनता? मतलब किस लिए दे दे? तो फिर आप आते हैं अपने उसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के एजेंडे पे कि यहाँ कन्हैया लाल था, कि यहाँ कौन था, कि कौन था।
कि यहाँ जो पत्थर चलते थे, तो पत्थर तो भाई दिल्ली में भी चलते हैं। आप वहाँ हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं दिल्ली में, उन्हीं के अंडर में है दिल्ली पुलिस। पत्थरबाजी तो वहाँ भी होती है, रामनवमी पे भी, परशुराम जयंती पे भी, सब पे होती है। तो वहां पत्थरबाजी होती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तब आप क्या कर रहे थे? जो सवाल आप पूछ रहे थे अशोक गहलोत से कि भाई आपके मंत्री उस समय क्या कर रहे थे, तो मणिपुर में आपके मंत्री क्या कर रहे हैं? आपका मुख्यमंत्री मणिपुर में क्या कर रहा है? आपका केंद्रीय गृह मंत्री मणिपुर में क्या कर रहा है? तो कुल मिलाकर के राजीव जी जो स्थिति है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो है, मुझे जैसे मैंने पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सेकंड लाइन की कोई भी लीडरशिप किसी भी तरीके की जिसमें जरा भी राजनीतिक सूझबूझ या राजनीतिक सोच जिसकी वो रहनी नहीं चाहिए, ताकि प्रधानमंत्री के लिए आगे आकर के कोई चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्पन्न ना होने पाए। तो ये मुझे लगता है प्रधानमंत्री की समस्या, प्रधानमंत्री उससे इसलिए निपटने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से शिवराज सिंह को जो है निपटाया जा रहा है, जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया को निपटाया जा रहा है, डॉक्टर रमन सिंह को निपटाया जा रहा है, तेलंगाना में आपके पास कोई चेहरा नहीं, आप वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। भाई आप दावा कर रहे हैं कि आपकी वहाँ सरकार बनेगी, और आप बता रहे हैं कि केसीआर आपके पास आए थे मिलने के लिए कि एनडीए में शामिल कर दो। तो आपका कौन है वहाँ आपका मुख्यमंत्री पद का चेहरा? कौन है आपका मिजोरम में चेहरा? तो बताइए, प्रधानमंत्री बताए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, और वो इसीलिए नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो रणनीति तैयार की है वो कांग्रेस से निपटने की कम है, भारतीय जनता पार्टी को निपटाने की रणनीति ज्यादा है। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो पोस्टर राजीव जी लेकर के आए जिस तरीके से, तो मुझे लगता है कि जो उनका असली चाल चरित्र चेहरा है उसको उन्होंने सिर्फ उजागर किया, उसको नई चीज मुझे लगता है कि नहीं है। पहले ये था कि पहले संघ की शाखाओं से लोग आते थे, उनको एक प्रशिक्षण दिया जाता था कि चेहरे के ऊपर एक सौम्य आवरण ओढ़े रखो और अंग्रेजी और हिंदी के और संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करके जो है वो सौम्य दिखने की कोशिश करो। अब वो लगता है कि वो अब जो है आवरण जो है उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री की भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब सीधे सीधे अपने असली स्वरूप में सामने आ चुकी है। तो बस यही एक अंतर है, बाकी इनके मन की बातें जो हैं और इनके जो विचार हैं और जो इनके क्रियाकलाप में वो सब वही है जो इन पोस्टों में सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो भी कुछ कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी जो भी कुछ कर रही है वो उसका असली चाल चरित्र चेहरा वो खुल करके चीजें सामने आ रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार जनता से मिल रहे हैं, सुनील शुक्ला जी ने भी जो बात कही और आपने भी जो बात कही कि अगर जनता से कनेक्ट नहीं है तो प्रधानमंत्री का जनता से कनेक्ट कहाँ है? फिर राहुल गांधी तो मिल रहे हैं जनता से जाकर के, लगातार मिल रहे हैं। अब मैं अभी देख रहा था आज ही समाजवादी पार्टी के शायद किसी ट्विटर हैंडल पे या किस पे था कि अखिलेश यादव जो बैठ करके पत्तल में खाना खा रहे हैं और उसके बाद जो है वहाँ कुछ दान दक्षिणा दे करके आते हैं। तो अब यानी इंडिया से जुड़े हुए लोग जो हैं इंडिया गठबंधन के, वो भी इस चीज को समझ चुके हैं कि जनता से किस तरीके से कनेक्ट करना है। वो जा रहे हैं लगातार जनता के बीच में, जनता की बातें सुन रहे हैं। और राहुल गांधी का जो ट्वीट है कुलियों को लेकर के कि मेरे कुली भाइयों की बात सुनी, इसका मतलब कि राहुल गांधी के आप दबाव में साफ तौर पर आ गए हैं। वरना आप ये रुपया जो बढ़ाना था 40% जो आपको बढ़ोतरी करनी थी, ये आप राहुल गांधी के आनंद विहार जाने से पहले भी कर सकते थे। 7 साल में आपने नहीं बढ़ाया ना, तो अब आपको बढ़ाने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? 2024 के बाद ही बढ़ा लेते, अभी क्या आवश्यकता थी? या पास कर देते कि जिस तरीके से आपने महिला आरक्षण भी पास किया कि 2029 के बाद आपको मिलेगा, तो कह रहे थे खुली को 2029 के बाद मिलेगा, लेकिन आप आ गए हैं राहुल गांधी के दबाव में, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल राहुल गांधी के दबाव में हैं और ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि चाहे जो काम भी कर रहे हैं, आप देख लीजिए राहुल गांधी ट्रकों में जाते हैं, ट्रक की सवारी करते हैं तो यहाँ केबिन को एसी करवाना पड़ता है। उसके बाद राहुल गांधी जाते हैं लद्दाख और वहाँ 1000 किलोमीटर की यात्रा वो बाइक से करते हैं, तो वहाँ सड़कें जो ख़राब हैं उसकी मरम्मत चल रही है आज की तारीख में। ये भी राहुल गांधी की यात्रा के बाद है। कुलियों के बीच जाते हैं राहुल गांधी और कुलियों का एक सवाल रहता है कि हाँ एक लंबा वक्त हो गया है लेकिन हम लोगों का किराया नहीं बढ़ाया गया है, मेहनताना, तो वो बढ़ा दिया जाता है, 40% उसमें इजाफा होता है। तो ये छोटी मोटी घटना नहीं है। राहुल गांधी के दबाव में कैसे सरकार आ रही है धीरे धीरे, ये साफ दिखाई दे रहा है। स्वामी जी ज़रा आपसे समझूं, दबाव की राजनीति भी ज़रूरी है विपक्ष के लिए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि अगर विपक्ष का नेता सड़कों पे है, बात कर रहा है, लोगों की बात सुन रहा है और उन समस्याओं को उजागर कर रहा है जो जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और उन समस्याओं का निदान अगर सरकार कर रही है तो छोटी मोटी बात तो है नहीं। क्या ये स्वीकार्यता धीरे धीरे ही सही डिरेल करता हुआ हम या बीजेपी को डिरेल होता हुआ हम देख रहे हैं? और क्या हम यहाँ से थोड़ा और बैक पीछे जाया जाए तो फिर कर्नाटक के चुनाव को अगर देखते हैं तो क्या कर्नाटक के चुनाव की पुनरावृत्ति हम देख रहे हैं आने वाले समय में?
जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि कर्नाटक में हमें 136 जीते, यहाँ मध्य प्रदेश में 150 जीतेंगे, जो कॉन्फिडेंस है, क्या यहां से डिरेल हो चुकी है बीजेपी? देखिए राजीव जी, अपनी इस उम्र तक जो मैं भारत के मानस को समझ पाया हूं, मैं 3 घटनाओं से उसका वर्णन करता हूं। सुनील जी इलाहाबाद के हैं, प्रयागराज के हैं, उनको पता होगा। जब 1984 में बहुगुणा जी और अमिताभ बच्चन के बीच की चुनावी युद्ध हो रहा था, बहुगुणा जी बड़े परिपक्व और बड़े समझदार और अनुभवी राजनीतिज्ञ थे। अमिताभ बच्चन का राजनीति में कोई अनुभव नहीं था और बहुगुणा जी का एक वोट बैंक था, उनकी एक कार्यप्रणाली थी और इलाहाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा उनका समर्थक वर्ग था। एक छोटी सी घटना हुई थी राजीव जी, और उस छोटी सी घटना ने 1984 के इलेक्शन को पूरी तरह से बदल दिया था। हुआ यह कि एक पुल के ऊपर एक तरफ से अमिताभ बच्चन अपने समर्थकों के साथ आ रहे थे और दूसरी तरफ से बहुगुणा जी अपने समर्थकों के साथ अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे। दोनों आमने सामने आ गए और बहुगुणा जी के समर्थकों ने भी नारे लगाने शुरू कर दिए, अमिताभ बच्चन के समर्थकों ने भी नारे लगाने। अब ये समझिए भारतीय जनमानस। अमिताभ बच्चन अपनी कार से उतरे, उन्होंने बहुगुणा जी को जाके प्रणाम किया और कहा कि आप मेरे से श्रेष्ठ हैं, आप बड़े हैं। अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी एक किनारे करो, बहुगुणा जी गाड़ी निकल गई, चुनाव बदल गया। बहुगुणा जी बहुत बड़े अंतर से उस क्षेत्र से हारे जहां उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रयागराज को दिया, केवल एक घटना से। भारत जनमानस इस चीज को पसंद करता है। दूसरी चीज आप देखिए, इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर जब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू आनंद भवन जाते थे, एक नाम थे, सुनील जी जानते होंगे, शालिग्राम जायसवाल। शालिग्राम जायसवाल संसोपा के नेता थे, लोहिया जी के खास आदमी थे। हमेशा जब भी नेहरू जी जाते थे आनंद भवन, काला झंडा लेकर दरवाजे पे खड़े रहते थे अपने 50-100 लोगों को लेकर। और नेहरू जी की आप सदाशयता देखिए, उनकी सज्जनता देखिए, जनता जिसकी कायल थी। नेहरू जी ने हमेशा अपनी गाड़ी दरवाजे पे रुकवाई, गाड़ी से उतरे, शालिग्राम जायसवाल को प्रणाम किया। चाचा आप कैसे हैं, ठीक है ना, आप स्वस्थ है ना, कोई परेशानी तो नहीं है, हो तो मुझे बताइएगा। लोहिया जी की जब मृत्यु हो रही थी, लोगों ने उनसे कहा कि आपने शादी नहीं की, आपका ध्यान कौन रखेगा बुढ़ापे में जब आपका मृत्यु शैया में पड़े होंगे। जानते हैं लोहिया जी ने क्या कहा था? वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूं, जिनको अपना आदर्श मानता हूं, उन्होंने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसका जीवन भर में विरोध करता रहा, वो आदमी इतना सज्जन है, बुढ़ापे में अगर कोई मुझे नहीं पूछेगा तो पंडित पूछेगा। ये है सदाशयता हिंदुस्तान की। और एक और चीज तीसरी आप राजीव जी नोट कीजिए, हर फोटो में देखिए, जो आपने फोटो दिखाई थी उस फोटो में भी देखिए, जब शरद पवार गए हैं खड़गे साहब से और राहुल गांधी से मिलने, राहुल गांधी खड़गे साहब का हाथ पकड़े हुए हैं। जिस प्रकार से शरद पवार एक वयोवृद्ध नेता हैं, एक व्यक्ति हमेशा उनका हाथ पकड़े रहता है, खड़गे साहब का हाथ राहुल गांधी पकड़े हुए हैं। मतलब क्या? अगर आज राजीव गांधी जीवित होते तो खड़गे साहब के आसपास की उम्र के होते। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी ये दिखा रहे हैं कि जो लोग वृद्ध हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग मेरे उम्र से बड़े हैं, उनके प्रति सादर भाव रखना, ये सनातन परंपरा है। तो ये 3 घटनाएं ये बताती हैं। देखिए भारतीय समाज, क्योंकि मेरे बाल सफेद हैं, मैं वृद्ध हूं, मेरे खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणी लोग करते हैं और जो भक्ति लोग ज्यादातर होते हैं जो अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, 1500 वोट बीजेपी के खराब कर देते हैं। क्योंकि जो हमारे देश का सनातन धर्म है वो वृद्धों का, बुजुर्गों का अपमान सहन नहीं करता। और राहुल गांधी ये दिखा रहे हैं कि खड़गे साहब का सम्मान किस प्रकार से होना चाहिए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू शालिग्राम जायसवाल को दिखाया करते थे और जो अमिताभ बच्चन ने बहुगुणा जी को दिखाया था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े रिकॉर्ड मतों से बहुगुणा जी को प्रयागराज में अमिताभ बच्चन ने हराया था। तो ये जो राहुल गांधी आज कर रहे हैं, बुजुर्गों को सम्मान। और आप देखिए जब वो आए थे, जो क्या रामेश्वर जी खाना खाने, जानते हैं रामेश्वर जी की टिप्पणी आपने सुनी होगी। रामेश्वर जी ने कहा अपनी पत्नी से, देखो अपने हाथ से खाना परोस रहा है, देखो अपने हाथ से खाना परोस रहा है।
जो एक निर्धन आदमी होता है, जो गरीब आदमी होता है, जो सताया हुआ आदमी होता है, वो एक बड़े आदमी की सदाशयता को महसूस करता है। ऐसी सदाशयता आपने प्रधान सेवक से कभी देखी क्या? कभी किसी बुजुर्ग के प्रति सम्मान, कभी किसी सड़क किनारे चलते हुए किसी की जिसकी पीठ झुकी हुई है, जिसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई हैं, जिसके चेहरे पे पसीना टपक रहा है, उसको गले लगाते देखा क्या आपने प्रधान सेवक को? जनता इसलिए राहुल गांधी की गुगली में उलझ गई है बीजेपी, क्योंकि राहुल गांधी ने भारतीय जनमानस की जो भावनाएं हैं उनको समझ लिया है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी निभाई थी, इंदिरा जी ने भी निभाई थी, राजीव गांधी ने भी निभाई थी, उसी प्रकार से उसी परंपरा को आगे चला रहे हैं। और जिस परंपरा को बीजेपी में अटल जी ने चलाया था, मोदी जी उसको भूल गए हैं, इसलिए राहुल की गुगली में उलझ गई है बीजेपी। जी, राहुल गांधी की गुगली में कैसे उलझी है बीजेपी, ये बता रहे थे अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। जरा मीनू जी आपसे भी समझूं, कैसे उलझी हुई है बीजेपी, आपका नजरिया? जी जी, देखिए हम जिन राहुल गांधी की जिन खासियतों की बात कर रहे हैं, जो कि आज हमें पब्लिक में दिखाई दे रही हैं, मेरा मानना ऐसा है कि वो हमेशा से थे राहुल गांधी ऐसे, लेकिन उसका पब्लिक डिस्प्ले नहीं होता था कभी भी। हुआ भी तो क्योंकि वो प्रचार और प्रसार करते नहीं थे। जैसे निर्भया के भाई को उन्होंने पायलट बनने में मदद की, बहुत देर बाद 4-5 साल बाद जब वो पायलट बन भी गया, जब उनकी माँ ने खुद ही बताया, निर्भया की माँ ने ये बात, निर्भया के भाई के पायलट के बनने की बात कहानी सुनाई, तब जाके पब्लिक को ये मालूम पड़ा कि भाई इन्होंने ऐसा किया है। तो ये जिसको कहते हैं ना कि वो लहजा बता रहा है तुम्हारा कि तुम्हारी दौलत नई नई है, वो वाली बात है। जो कहते हैं ना, जो खानदानी होते हैं वो नरम रखते हैं लहजा अपना, तो वो वाली बात राहुल गांधी के साथ है। क्योंकि ये जो अभी स्वामी जी ने बताया, नेहरू के जमाने की जो विनम्रता विरासत है कि अपने विरोधी जो झंडा लेके खड़े होते हैं हमेशा, उसको ही मिल रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, उससे उसका हालचाल पूछ रहे हैं। तो ये खासियत नेहरू में ही हो सकती थी और उसको इनहेरिट उन्होंने किया राहुल गांधी ने। वो कहते हैं ना कि जीन्स के पर जनरेशन, मतलब जो जीन्स होते हैं वो कई बार स्किप कर जाते हैं, एक जनरेशन बेटे में नहीं आएगी, पोते में आ जाती है वो चीज। तो यहाँ पर पोते में आ गई है वो चीज नेहरू वाली, जो जितनी भी उनके पिता भी ऐसे ही थे, बट राहुल गांधी कुछ और भी ज्यादा, जो दीन दुखियों का दर्द, वंचितों का दर्द, उसके बारे में जो कर रहे हैं। तो वास्तव में ये इस तरह की राजनीति देखिए राजीव जी, मैं तो पुराने वीडियो खंगाल रही हूँ अपने आप के, उसमें जो भारत यात्रा के दौरान अपन यहाँ बैठ के डिस्कस करते थे, उसमें मैंने लगभग यही बातें कही थी राहुल गांधी के लिए जो आज डिस्कशन का विषय बनी हुई है। मैंने तब भी कहा था कि जो राहुल गांधी का जो डिमीनर है, जो तरीका है पब्लिक से कनेक्ट करने का, ये एक राजनीति का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बनेगा और सबको मजबूर होना पड़ेगा इस रास्ते पे आने के लिए। अब कौन नेता कितना आ पाता है ये तो समय बताएगा। मोदी जी तो बिल्कुल नहीं आ सकते, जिस तरीके से अहंकार भरा है। ये इस वक्त क्या हो रहा है, अहंकार बनाम विनम्रता की राजनीति चल रही है और पब्लिक जो है अहंकार किसी का नहीं रखती, अहंकार को पसंद ही नहीं करती। क्यों राहुल गांधी की ये इमेजेस जो सामने आ रही है, हम एक एक इमेज के बारे में, एक एक फोटो के बारे में, उनके एक एक कदम के बारे में हम क्यों एनालिसिस कर रहे हैं? क्योंकि वो छाप छोड़ रहा है हमारे मन के ऊपर। अगर हमारे मन के ऊपर छोड़ रहा है, हम भी भारतीय हैं, औरों के मन के ऊपर भी छोड़ रहा होगा यही सब कुछ। भी आपकी शो सुमित्रा जी के शो में बोला था कि ये भी तो एक है कि अहंकार विहीन आदमी जूते उठा सकता है किसी का, जिसके अंदर अहंकार खत्म हो चुका है, जिसका वो खुद को ऐसा नहीं समझता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस विरासत का मालिक हूं मैं। वो कुछ नहीं है, वो एक आम आदमी समझ रहे हैं खुद को। और यही खासियत है, जनता उसी नेता से जुड़ेगी जो उनके जैसा है। और ये इस तरह का नेता बहुत समय बाद आया है मेरे ख्याल से देश की राजनीति में, तो डेफिनेटली जनता उनको पसंद कर रही है। और देखिए जनता तो कर ही रही है, जनता का तो चलिए जो उनसे सुख दुख की पूछेगा उनको करेगी पसंद, लेकिन विपक्ष के नेता भी कर रहे हैं जो अभी तक राहुल को नेता मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो जो पॉलिटिशियन भी मानने के लिए तैयार नहीं थे, अगर वो भी मान रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं, तो इससे बड़ी राहुल गांधी के लिए कोई
उपाधि हो नहीं सकती। जी राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है कि विपक्ष के नेता भी अब राहुल गांधी को मान रहे हैं, राहुल गांधी का लोहा मान रहे हैं, आवर फेवरेट कह रहे हैं। ममता बनर्जी से लेकर के लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और इधर आप शरद पवार, महबूबा मुफ्ती, तमाम नेता। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपने फारूक अब्दुल्ला का भाषण सुना होगा। जब राहुल गांधी पहुंचे थे, उनको रिसीव करने आए थे फारूक अब्दुल्ला, श्रीनगर से जम्मू पहुंचे थे। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता कैसे धीरे धीरे बढ़ रही है, और ये स्वीकार्यता कहीं ना कहीं क्या बीजेपी को डिरेल कर रही है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी की गुगली में कैसे उलझ रही है बीजेपी, कैसे पिछले एक साल में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं चेंज, लेकिन अभी 2 चुनाव कांग्रेस जीत चुकी है, जिसमें हिमाचल प्रदेश का एक चुनाव और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव था कर्नाटक का चुनाव। लेकिन अब उसके बाद 5 राज्यों के चुनाव हैं, 5 में से 4 राज्यों का घमासान हम देख रहे हैं, और 5वां राज्य मिजोरम, जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। क्या 5वें राज्य यानी मिजोरम में चुनाव होगा भी या नहीं होगा, ये भी एक सवाल है इस वक्त। लेकिन अब अगले सप्ताह भर में हो सकता है, कल परसों नरसों कभी भी चुनाव की घोषणा कर दे चुनाव आयोग, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जरा सुनील शुक्ला जी आपसे समझूं कि क्या यहाँ से राहुल गांधी ने जो कुछ किया हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ज़रा अगर रिजल्ट की तरफ चलें, चुनाव से पहले के रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, 4 राज्यों की बात करें हम, और जिसके सर्वे जो आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार दावा कर रहे हैं कि ये चुनाव हम ही जीतने जा रहे हैं। शरद पवार ने यहाँ एक बहुत शानदार फॉर्मूला दे दिया है। शरद पवार का कहना है कि लोकल चुनाव जो हैं, यानी कि विधानसभा के चुनाव, सब आपस में सब लड़ें, खुल के लड़िए, लेकिन लोकसभा का चुनाव हम लोग साथ साथ लड़ेंगे, ताकि हमको भी पता चले कि कौन कहाँ कितनी मजबूती के साथ खड़ा है। ये फार्मूला भी सही लग रहा है। ज़रा इस फार्मूले के बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी आप लोगों के विचार, क्योंकि अब प्रोग्राम को समापन की ओर ले जाएं। और दूसरी बात कि क्या यहाँ पर आपको लगता है कि ये 5 राज्य बहुत अहम हैं जहाँ बीजेपी अभी से बिल्कुल ही डिरेल्ड दिखाई दे रही है? एक तो राजीव जी, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि थोड़ा अभी आप आराम कर लीजिए। हम लोगों के कार्यक्रम की जो नई एंकर थी, उन्होंने इस गरिमा को बनाए रखा। हम लोग उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, और हमारे श्रोताओं, हमारे दर्शकों ने भी बहुत इस कार्यक्रम को सराहा। बहुत विनम्र आग्रह है आपसे कि आप अभी आप कम थोड़ा और आराम कर लीजिए, और डॉक्टरों की राय की उपेक्षा मत कीजिए। मैं अपने दर्शकों की तरफ से भी कह रहा हूं, और अभी सभी पैनलिस्ट की तरफ से अपनी बात कर रहा हूं। मैं सब मेरी बात से सहमत है, और हम लोग आपको आश्वासन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं आपको कि अपनी नई एंकर के साथ हम लोग इस कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखेंगे, उनके आगे ले जाएंगे। ये बात मेरी व्यक्तिगत बात है, और सार्वजनिक रूप से मैं इस बात को कह रहा हूं। हम लोग के आग्रह को जरा विचार कीजिएगा। दूसरी बात, राहुल गांधी ने भी जनता के आग्रह को स्वीकार किया, हर जगह उनकी बातों को सुना और उनके अनुकूल नीतियां बनाई। अगर आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोई एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं बना पा रही है, तो कोई वहां ध्रुवीकरण नहीं है। उस सरकार की नीतियां, उस सरकार के कार्यक्रम हैं जो लोगों के बीच उसने पहुंचाई। उसने लोगों का सशक्तिकरण किया, लोगों को भावनात्मक कोई लहर में नहीं बहा के ले गई हो। चाहे किसान हो, आदिवासियों के साथ आदिवासियों के तौर तरीके से बात की, उनकी सभ्यता, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति को बचा के रख करके उनको प्रगति का रास्ता दिखाया, उनके पास सुविधाएं पहुंचाई। उन्होंने उनके बीच में उनके आदर्शों के अनुकूल, उनके मानकों के अनुकूल काम किए और एक कनेक्ट डेवलप किया। अगर किसान है, अगर किसान अपना उस छत्तीसगढ़ की सरकार ने कभी नहीं कहा कि हमने इतने लाख या इतने करोड़ टन धान खरीदे। उसने कहा कि उत्पाद का इतना प्रतिशत खरीद लिया, अब इसी की आवश्यकता होती है जी। तब अब किसान वहां के सशक्तिकरण की बात होती है। अगर कोई किसान जिसके पास धान के ऊपर बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसका गोबर भी खरीदा और लगातार खरीदा, उसको उसकी कीमत दी, उसकी जेब में पैसा डाला। वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहां के स्कूल जो थे, और उन्होंने जो एक आदिवासी आदर्श पुरुष के नाम पर जो स्कूल शुरू किया, कितना जन समर्थन उनको मिला है। चाहे बस्तर हो, चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे कांकेर हो, पूरा का पूरा इलाके को आप देख लीजिए। राजस्थान की स्थिति क्या है?
राजस्थान की स्थिति है कि तमाम चीजों की, मतलब ये जो बात कही जाती थी राजस्थान में कि हर 5 साल के बाद वहां सरकार बदल जाती है, क्यों नहीं कह पा रहे हैं आप? क्योंकि वहां की सरकार ने उन नीतियों को लागू किया है। क्या इस देश में 20 साल तक मध्य प्रदेश में शासन में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वास्थ्य को अधिकार क्यों नहीं बना पाई? क्यों नहीं कहती कि स्वास्थ्य सबका अधिकार है? क्यों कि इस सरकार आपको स्वास्थ्य को कारपोरेट के हाथ में दे रहा, उसका निजीकरण करना है। और दूसरी तरफ एक सरकार ऐसी है जो स्वास्थ्य को सरकार के अधीन रख करके और सरकार के स्तर पर लोगों को सुविधाएं पहुंचाना चाहती है, सस्ता और बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाना चाहती है, आधारभूत संरचनाएं विकसित करना चाहती है। उसने कहा कि नहीं, ये जो स्वास्थ्य लोगों का अधिकार होगा। अगर वह सरकार एक ऐसी है जो ये कहती है कि आप महंगाई से त्रस्त हैं, हम कैंप लगा रहे हैं, अपनी बात कहिए, हम कैसे आपको राहत पहुंचा सकते हैं, और अपने राहत शिविरों के माध्यम से उस सरकार ने 1 करोड़ लोगों से सीधा संपर्क स्थापित किया। आप क्यों नहीं इस तरह का कार्यक्रम चला पाए? आप क्यों नहीं ये लोगों के बीच अपना संवाद कायम कर पाए? आज स्थिति है कि आपने राजस्थान में बीजेपी ने 54 जन जागरूकता या जन समर्थन को उन्होंने रथ रवाना की है, और यह कहा जा रहा है कि आप उनसे बात करेंगे और उसके बाद आप अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेंगे, संकल्प पत्र तैयार करेंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि उस जनता के साथ अगर गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल पार्टी का कनेक्ट है, वो सबसे मजबूत स्थिति होती है। राहुल गांधी ने यही काम किया, और राहुल गांधी लगातार इस प्रक्रिया में बने हुए हैं, और यह सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के साथ। अगर एक नेता, आप मुझे बताइए कि अगर कैलाश विजयवर्गीय साहब का नाम उम्मीदवार के रूप में घोषित होने पर यह लगे कि वो कहें कि मैं चुनाव के लिए तो तैयार ही नहीं था, किस तरह का पब्लिक कनेक्ट है आप? और आप कहते हैं कि मैं बड़ा भारी नेता हूं, मैं तो चुनाव जिताने के लिए घूम रहा था, उम्मीद कर रहा था कि मैं हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, चुनाव जिताऊंगा। आपके अपने चुनाव लड़ने और जीतने के लाले पड़े हुए हैं, और आप दूसरे के चुनाव जिताने का आश्वासन बांट रहे थे आप। आज स्थिति यह है कि जब से यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी से चुनाव लड़ने से इनकार किया है, सबके दूर की अटकी हुई है कि ज्योतिरादित्य को तो उम्मीदवार बना दिया जाए। एक ऐसी नेता यशोधरा राजे सिंधिया अपने संसदीय जीवन में कभी चुनाव नहीं आ रही हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव लड़ी हो चाहे विधानसभा का, और वो यशोधरा राजे कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, और 6 महीने बाद मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। उन्होंने कहा कि अभी तो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन 6 महीने बाद मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। यह वक्तव्य क्या बताता है आपको? आज तक अगर आप जो मुख्यमंत्री अपने बूते पर, मैं मान लेता हूं कि 2003 की सरकार मध्य प्रदेश में उमा भारती के आंदोलन से बनी थी, मुझे स्वीकार करने में कोई सुविधा नहीं है, लेकिन 2005, 2008 का चुनाव, 2013 का चुनाव तो शिवराज सिंह चौहान ने लड़ा ना, उस समय तो मोदी जी नहीं थे, उस समय बड़े बड़े नेता नहीं थे, कोई चाणक्य भी नहीं था वहां। मैं 2018 का चुनाव मान लेता हूं कि मोदी जी का असर था, तो उस चुनाव में तो आपकी सीटों की संख्या घट गई, और उस व्यक्ति को भी आप अभी तक 78 उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। हालांकि अलग बात है कि 78 में से 75 वो सीटें हैं जिसमें आप चुनाव हारे थे 2018 में। उस लिस्ट में भी आपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं रखा कि विधुनी से चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे, उम्मीदवार होंगे कि नहीं होंगे। एक तरफ इस तरह की राजनीति, और दूसरी तरफ लोगों से सीधे संपर्क स्थापित करने की राजनीति, उनसे संवाद कायम करने की राजनीति, उनसे मिले हुए फीडबैक के आधार पर अपने नीतियों और कार्यक्रमों को संशोधित करने की तैयारी। स्वाभाविक सी बात है कि जनता से जुड़ करके, जो स्वामी जी कर रहे थे, जनता से जुड़ा हुआ नेता वो सबके सामने चुनौती है, उसका कोई विकल्प आपके सामने नहीं है। और विनम्रता, सहजता, सर्वसुलभता, ये इस देश के नेताओं के लक्षण रहे हैं। कोई कितना बड़ा नेता रहा हो, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक लोगों ने प्रधानमंत्री के घर पे जनता दर्शन के कार्यक्रम देखे हैं। 2014 तो मैं कभी नाम नहीं सुना कि पता नहीं ये कार्यक्रम चल रहा है कि बंद हो गया जी। लोग कहते थे कि हमने सुना, मैं मतलब कि आपने प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन कीजिए कि साहब मुझे जनता दर्शन में आना है, आपके पास लोग बता रहे थे कि इस तारीख को आप आ सकते हैं वहां, मुझे कोई सुनाई नहीं पड़ता। तो क्या लोकतांत्रिक परिवेश में जनसंपर्क के बगैर, जनता से संवाद कायम किए बगैर आप अपनी विश्वसनीयता बनाए रख सकते हैं? आज तक कोई विश्वसनीयता अपने बनाए नहीं रख सका। और जिन दिन राजनीतिक दलों ने, जिस सरकार ने अपने संवाद सरकार से, जनता से खत्म किए, जनता ने उनको नकार दिया, इतिहास गवाह है।
और देश और दुनिया के इतिहास में ही होता रहा। जिनके संपर्क बने हुए हैं, जो जनता के अनुकूल अपनी बात करते हैं, उनके साथ कोई समस्या नहीं है। राहुल गांधी अगर राहुल गांधी किसी कारपेंटर के यहां जाकर के 4 घंटा बिता देते हैं तो ये सामान्य बात है क्या? यह केवल एक घटना मात्र है? यह इस बात का संदेश है कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी का सबसे बड़े नेता समाज के सबसे निचले तबके के साथ पूरी तरह से जुड़ने के लिए तैयार है और उनके हितों को सुनने के लिए तैयार है। अगर एक सब्जी विक्रेता रोता हुआ कहीं सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर दिखाई पड़ जाए, उस नेता से मिलने की चाह किसी नेता के अंदर पैदा हो जाए, गरीबों का नेता हुआ है, जनता का नेता हुआ है, यह जानने की कोशिश कि आखिर वो रोने के लिए क्यों बेहोश हुआ। अगर वह व्यापार कर रहा है, अगर सब्जी ही बेच रहा है और व्यापार कर रहा है, तो उसी कौन सी स्थितियां पैदा हो गई कि वह भरे बाजार में खड़े होकर के उसको रोने की नौबत आ जाए। और अगर ऐसे हालात पैदा हुए तो इससे निजात दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? जो गवर्नेंस में है, जो लोगों का नेतृत्व करने का दावा करते हैं, जो लोगों के जनजीवन में सुधार करने का दावा करते हैं, उनमें गुणात्मक परिवर्तन करने का दावा करते हैं। और अगर आप इस गतिविधि में शामिल होते हुए नहीं दिखते तो मुझे लगता है कि जनता के बीच आपकी स्वीकृति लंबे समय तक बनी नहीं रह सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं संजय जी आपके पास, क्या कहेंगे ये गुगली जो है राहुल गांधी की, इस गुगली को आगे कहां तक देखते हैं? वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में ही। गुगली का घबराहट ये है कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा है कि जिस बूथ में एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा उसको मैं 51,000 रुपए दूंगा, वो तकनीकी रूप से तो गलत है ही है, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके। उससे ये बू भी आती है कि क्या ये संभव है कि किसी बूथ पर एक भी वोट कांग्रेस को ना मिले। माने मुझे याद आता है कि जब बूथ छाप दिया जाता था, जो हम लोग बिहार में कहते थे कि छाप दिया जाता था, और मैं कई छापने वालों को जानता हूं और छपवाने वालों को भी, तो उसमें ये होता था कि 150 वोट मतलब प्रोपोर्शनेटली तो अपोजिशन को दे ही देना है, नहीं तो ये क्लियर हो जाएगा कि बूथ लूटा गया था और छापा गया था। तो अगर तभी इस बात का ध्यान रखा जाता था, और अब अगर ईवीएम के जमाने में कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि एक भी वोट नहीं मिलेगा तो मैं 50,000 या 51,000 रुपए दूंगा, तो इसके दो ही मतलब हैं। एक, या तो वो अपने कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बना रहे हैं, जो संभव नहीं है, और अगर ईवीएम के जमाने में ये हो सकता है तो आप समझ लीजिए कि चुनाव की स्थिति क्या है, और जो बड़ी और गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। ये और कोई कहा होता तो नहीं मैं सीरियसली लेता, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि मुझे तो चुनाव लड़ना ही नहीं था। तो अगर चुनाव लड़ना ही नहीं था तो ये संभावना बीजेपी के चुनाव प्रचार में है कि किसी एक बूथ पर ये संभव है कि कांग्रेस को एक वोट भी नहीं आए। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कांग्रेस का पोलिंग एजेंट होगा तो वो वोट डालेगा ना, और कांग्रेस का पोलिंग एजेंट किसी बूथ पे नहीं होगा, इस बात की संभावना मध्य प्रदेश के चुनाव में अभी कितनी है? तो इस लाइट में अगर ये कह रहे हैं कि बूथ लूट लिया जाए, माने ईवीएम बूथ लूटने को, ईवीएम से बूथ लूटने की बात मैं कर रहा हूं, और उसमें अगर ये लोग 100% वोट डाल देंगे, जो जाहिर है रिजेक्ट हो जाना चाहिए और रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन इन लोगों की तैयारी में वो नहीं है कि 100% नहीं होना और कांग्रेस को एक भी वोट मिलेगा तो पकड़े जाएंगे। तो ये लेवल है इनका काम करने का, चुनाव लड़ने का, तैयारियों का, ईवीएम का। इस पर बहुत सीरियसली ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, और मुझे लगता है कि आज की चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण बात यही निकल के आ रही है कि कैलाश विजयवर्गीय क्या बोल रहे हैं और बीजेपी की क्या तैयारी है। जी बिल्कुल, बीजेपी की तैयारी क्या है वो आप समझ सकते हैं, लेकिन इन तैयारियों के बीच एक साथी हैं हमारे असलम चिश्ती जी, वो एक सवाल ज़रूर बार बार कर रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय के पास इतना पैसा है तो ईडी उनके घर कब जा रही है। ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इतना पैसा है बांटने के लिए तो ईडी वाले कब जा रहे हैं, असलम चिश्ती जी पूछ रहे हैं। खैर, तो बहुत जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। नहीं, उनके पास पैसा है, बात सही है, लेकिन उनको ध्यान में रखना चाहिए कि वहां पर एक व्यक्ति है जो बैट लेके खड़ा रहता है और अधिकारियों को वो
बैट से मारता है, इसलिए उनके यहाँ कोई अधिकारी जाने की कभी जरूरत भी नहीं कर सकता, तो वो उनका कैलाश विजयवर्गीय के यहाँ। जी 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 हाँ। तो अधिकारी जानते हैं इस बात को, इसलिए नहीं जाते वो। जी जी मीनू जी, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट आवाज कर नहीं आ लीजिए। रही। कैलाश विजयवर्गीय 2000 रुपए के नोट में पेमेंट करें 51,000 का। जी देखिए, तो ये अलग अलग जवाब आ गए। असलम चिश्ती जी, आप सवाल पूछ रहे थे और जवाब आपके सामने है। इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत